अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई वेलकम ऑल यू टू आवर फाइनेंशियल मॉडलिंग वेबिनार। आज के वेबिनार में हम लोग एक रियलिस्टिक केस स्टडी डिस्कस करने वाले हैं रिलेटेड टू अ एप्लीकेशन बेस्ड कंपनी। ओके, अब एप्लीकेशन बेस्ड कंपनी कौन सी होती है? एप्लीकेशन बेस्ड कंपनी वो कंपनीज होती है जो कि कोई एंड्रॉयड एप्लीकेशन या मैक रिलेटेड एप्लीकेशन डेवलप कर रही होती है और उसके बाद उन्हें उसे सेल आउट करना होता है, या फिर ऑब्वियसली उससे ना क्या कहते हैं प्ले स्टोर या फिर आई स्टोर एप्पल स्टोर के ऊपर उसे अपलोड करके वहां से रेवेन्यू जनरेट करना होता है। सो हमारे पास भी एक ऐसी ही कंपनी आई है जो कि अपना एक फाइनेंशियल मॉडल बिल्ड करवाना चाहती है फॉर द नेक्स्ट 3 इयर्स मंथली बेसिस के ऊपर। ओके, सो हमारा टास्क ये है कि हम उनके साथ पहले ऑब्वियसली इनिशियली हमें उनके साथ मीटिंग करनी पड़ेगी, हमें उनके एक प्रेडिक्शंस देखनी पड़ेगी कि वो लोग क्या फ्यूचर में सोच रहे हैं, कि वो लोग किस तरीके से रेवेन्यू अर्न कर सकते हैं, क्या उनकी कॉस्टिंग्स होगी, उनके क्या एक्सपेंसेस होंगे, क्या प्रॉफिटेबिलिटी रेशोज के रहेंगे। ठीक है, इनिशियली कंपनीज को इतना ज़्यादा इसका आइडिया नहीं होता, इस वजह से हमें उनके साथ मीटिंग्स करनी पड़ती है और ये देखना पड़ता है कि क्या क्या रेवेन्यू सोर्सेस वो लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं और कितनी उनकी कॉस्ट आने वाली है। ठीक है, सो अगर आप लोग यहाँ पर है ना अपनी स्क्रीन के ऊपर आप लोगों को एक केस स्टडी ओपन दिख रही होगी। कंपनी का नाम है 365 स्टेट ऑफ सर्वाइवल। ऑब्वियसली ये कंपनी का नाम नहीं है, ये उनकी गेम का नाम है। बट क्योंकि उनके पास और कोई काम धंधा है नहीं, तो उन्होंने अपनी कंपनी का नाम भी बेसिकली सेम ही रख दिया है। ठीक है, खैर तो जोक्स अपार्ट। बट ये इस कंपनी ने हमें अपनी एक पूरी है ना पीडीएफ शीट बना के दी है। बेसिकली उन्होंने तो नहीं बनाई है, ये हम लोगों ने खुद डिजाइन की है बेस्ड ऑन देयर expectations and their prediction that they have given us। उसके बेस पे हमने पूरी शीट बनाई है। सो अगर आप लोग ये शीट पढ़ोगे ना, तो पहली ही लाइन में आप लोगों को एक चीज दिख जाएगी कि उन्होंने अपना अर्निंग क्या सोर्स यहाँ पे डिफाइन की हुई है, कि वो लोग किस तरीके से पैसे कमाने वाले हैं। अब उन्होंने लिखा हुआ है कि वो लोग अपनी गेम है ना बेसिकली अपलोड कर देंगे प्ले स्टोर के ऊपर, और वहाँ पे फिर उनको है ना गूगल एडसेंस जो कि एक अर्निंग प्लेटफॉर्म है वहाँ पर उसको इंटीग्रेट कर दिया जाएगा, और उसके बाद है ना गूगल एडसेंस उन्हें पैसा देता रहेगा। दैट्स इट, बस उन्होंने यही अपनी है ना रेवेन्यू जनरेशन सोर्स दिखाई है। इसके अलावा भी है ना एप्लीकेशन जो है गेम्स वगैरह जो है वो काफ़ी अलग अलग तरीक़ों से रेवेन्यूज जनरेट कर रही होती है, जैसे कि इन स्टोर परचेजेस होते हैं, या इसके अलावा सीपीसी के थ्रू भी ना काफ़ी ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट हो रहा होता है। बट इनके अकॉर्डिंग एज सच कोई और ज़्यादा इनका रेवेन्यू स्ट्रीम नहीं रहेगी, एटलीस्ट इनिशियली नहीं रहेगी, जब ये लोग है ना अपने यूज़र्स को गेन करना चाह रहे हैं और एक मार्केट डेवलप करना चाह रहे हैं अपनी एप्लीकेशन से एप्लीकेशन के लिए। तो उसमें ऐसा इन्होंने कोई भी हमें प्रिडिक्शंस नहीं दिए, एंड वी आर ओके विद इट। शायद वो लोग पैसिमिस्टिक केस लेके चलना चाह रहे हैं कि कंपनी बहुत ज़्यादा अर्निंग्स नहीं कर रही होगी, तो उसके बाद भी क्या वो प्रॉफिटेबल रहेगी या नहीं रहेगी। ठीक है, वरना आप लोगों ने देखा ही होगा कि नॉर्मली जो ज़्यादा गेम्स इस तरीके से अर्न कर रही होती है वो उनके इन स्टोर परचेजेस से कर रही होती है। अगर आप में से किसी ने पबजी या फिर बूम बीच या फिर ना बहुत सारी गेम्स भरी पड़ी है प्ले स्टोर के ऊपर, हर गेम के अंदर कोई ना कोई इन स्टोर परचेजेस का ऑप्शन होता है, जिसमें वो कह रहे होते हैं कि आप 100 रुपए के दे के डायमंड्स खरीद सकते हो, 1000 रुपए के डायमंड्स खरीद सकते हो। पबजी के अंदर आप गन्स वगैरह, बॉम्ब्स वगैरह, घर वगैरह, कैरेक्टर्स वगैरह खरीद सकते हो। इवन कैरेक्टर्स के लेआउट्स भी खरीद सकते हो, या फिर कोई हीरो खरीद सकते हो। हर चीज़ वहाँ पे सेल आउट हो रही होती है बेस्ड ऑन सम स्पेसिफिक अमाउंट्स। ठीक है, इसके अलावा बीच में आपको जो एड्स दिख रही होती है वो गूगल एडसेंस के थ्रू अर्निंग का सोर्स होती है, तो वही इन्होंने दिखाया हुआ है कि इनकी जो अर्निंग है वो उन एड से होने वाली है। ठीक है, अच्छा इसके अलावा एक और चीज़ मैं बताता हुआ चलूँ इस केस स्टडी के बारे में, कि इस कंपनी ने अपनी एप्लीकेशन डेवलप कर ली है। ठीक है, अब इस एप्लीकेशन को वो लोग है ना क्या कहते हैं डालने वाले हैं प्ले स्टोर और एप्पल स्टोर के ऊपर, और वहां से इनको कितना खर्चा आने वाला है इस बेसिस पे वो लोग कुछ एक्विटी इंजेक्ट करवाना चाह रहे, कुछ पैसे है ना इन्वेस्टर से लेना चाह रहे। अब एप्लीकेशन डेवलप हो चुकी है, मगर इन्हें पता है कि अगर इन्हें प्ले स्टोर पे आना पड़ेगा तो बहुत ज़्यादा एडवर्टाइजिंग करनी पड़ेगी, और कस्टमर सर्विस के लिए, ग्राफिक डिज़ाइनर्स के लिए, क्रिएटिव डिज़ाइनर्स के लिए, मार्केटिंग के लिए, सेल्स टीम के लिए, ऑब्वियसली रेंटल एक्सपेंसेस, टीम को कहाँ बिठाओगे, हर चीज़ के लिए उनको है ना क्या कहते हैं एक्सपेंसेस बेयर करने पड़ेंगे, तो उनका उनके पास बजट नहीं है बिल्कुल भी। और इस वजह से वो लोग कुछ इन्वेस्टमेंट्स लेना चाह रहे ताकि अपनी गेम को मार्केट में ला सकें। तो जब इन्हें ये इन्वेस्टमेंट चाहिए तो इसके लिए ऑब्वियसली इन्हें कुछ है ना प्रोजेक्शंस दिखानी पड़ेगी कि इनके फ्यूचर में क्या फोरकास्टेड रेवेन्यूज है और कितने इनके खर्चे होने वाले, और उसके बाद इनका क्या प्रॉफिटेबिलिटी बचेगी।
सही है। सो हम लोग इनकी केस स्टडी एक बार देख लेते हैं कि क्या क्या केस स्टडी में इन्होंने चीज़ें डिफाइन की हुई है। फिर हम लोग है ना डिस्कस करेंगे मॉडल के अंदर कि क्या ये चीज़ें अप्रोप्रिएट है या नहीं है। ठीक है, हम लोग ये सब डिस्कस करते हुए चलेंगे। सो देखते हैं केस स्टडी। सो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो कि इन्होंने पहले ही पेज पे बताया हुआ है कि ये लोग है ना गूगल एडसेंस के थ्रू पैसे कमाने वाले हैं। इसके अलावा इन्होंने यहाँ पे कुछ एडवर्टाइजिंग एक्सपेंसेस बताए हुए कि लोग कितनी एडवर्टाइजिंग करेंगे। जब इनका जो एप्लीकेशन जब प्ले स्टोर पे आ जाएगी तो ऑब्वियसली इन्हें कुछ एडवर्टाइजिंग करनी पड़ेगी ताकि लोगों को इनकी गेम की अवेयरनेस हो। ठीक है, इसके बाद इन्होंने सीपीडी भी एक बताया हुआ है हमें, कॉस्ट पर डाउनलोड। ठीक है, जैसे कि अगर ये लोग $5,000 की एडवर्टाइजिंग कर रहे हैं तो कितने डॉलर के ऊपर इनका एक डाउनलोड हो जाएगा बेसिकली। तो इन्होंने ₹50 दिया हुआ है कि $50 के अंदर इनका एक डाउनलोड हो जाएगा। तो अगर आप 5,000 को लेके चलो, 5,000 की एडवर्टाइजिंग हो रही है और उसके ऊपर $50 में एक डाउनलोड हो रहा है, तो लगभग 5,000 में कितने डाउनलोड्स हो जाएंगे? लगभग आपके 100 डाउनलोड्स हो जाएगा आई गेस। ठीक है, तो 100 कस्टमर्स इनके पास पर मंथ आ सकते हैं बेस्ड ऑन दीज नंबर्स। ये इन्होंने एक अजम्पशन लेके हमें दी है। ठीक है, और ये काफ़ी रियलिस्टिक अजम्पशन है। अगर आप लोग इनके अगर नंबर्स को देखोगे, अगर आप इसे रिसर्च करोगे इंटरनेट के ऊपर जाके, सो ये काफ़ी रियलिस्टिक नंबर्स है। इतने ही सीपीडी लग रहा होता है एक डाउनलोड के लिए नॉर्मली किसी भी अच्छी गेम के लिए। सो अगर ये लोग अच्छी एड्स वगैरह बनाएंगे अपनी गेम के लिए, एक अच्छी है ना मार्केटिंग स्ट्रेटेजी बनाते हुए चलेंगे, तो ये काफ़ी रीजनेबल नंबर है। आपने देखा होगा प्लिंको गेम का और क्या कहते हैं कैंडी क्रश की एड्स बार बार आ रही होती है, तो उनकी भी एड्स काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव होती है जिसकी वजह से उनके डाउनलोड के चांसेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाते हैं मोस्टली प्लिंको के। ब्लिंको में तो बहुत ज्यादा, क्योंकि वो लोग कैश दिखा रहे होते हैं कि बस लोग क्लिक करते हैं और उनको पैसे मिल जाते हैं, वो लोग करोड़ों रुपए कमा रहे हैं। सो ऑब्वियसली वहां पे तो सीपीडी बहुत ज्यादा कम हो जाते हैं, क्योंकि काफी लोग उसको डाउनलोड करके एटलीस्ट चेक करना चाहते हैं कि क्या ये ऐप सच में पैसे दे भी रहा है कि नहीं। टेस्टिंग काफी लोग कर रहे होते हैं। सो वहां पे सीपीडी काफी कम हो जाता है क्योंकि बहुत ज्यादा लोग डाउनलोड कर लेते हैं, कम एडवर्टाइज को देखते ही डाउनलोड कर लेते हैं। जबकि कुछ गेम्स का जिसका बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव एड्स नहीं होती, तो वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा एड्स देखने के बाद कोई इक्का दुक्का लोग डाउनलोड करते हैं, तो वहाँ पे सीपीडी काफ़ी हाई हो जाता है। सो इन्होंने 50 का अजम्पशन लेके चलिए, विच इज़ काइंड ऑफ ओके, ठीक, बुरी नहीं है। सो यहाँ इन्होंने अपने पूरे नेक्स्ट 3 इयर्स की मंथली हमें बताया हुआ है कि किस महीने में कितनी मार्केटिंग होगी और है ना उसके बेस पे सीपीडीज क्या हो गए। तो इन्होंने ग्रेजुअली अपना सीपीडी कम किया है। ऑब्वियसली जब मार्केट के अंदर काफ़ी ज़्यादा इनकी एक नो हाव हो जाएगी तो जाहिर है कि लोग जल्दी ही डाउनलोड कर लेंगे। तो सही है, रियलिस्टिक है। इसके बाद ऑर्गेनिक ग्रोथ है। जाहिर है अगर एक एडवर्टाइजिंग हो रही है, ठीक है, उस एडवर्टाइज के बेस पे लोग डाउनलोड कर रहे हैं गेम को, और उसको डाउनलोड करने के बाद खेल और उनको पसंद आ रही है, तो पॉसिबल है कि वो लोग किसी और को रेफर भी कर दे कि यार तुम भी ये गेम खेलो, बड़े मजे की गेम है। या फिर कोई है ना उसे खेलता हुआ देख ले यूजर को, तो वो भी उसे डाउनलोड कर ले। सो एक ऑर्गेनिक ग्रोथ भी आने के चांसेस बन जाते हैं कि अगर 100 लोग इनके पास एडवर्टाइजिंग से आ रहे हैं और वो 100 लोग खेल रहे हैं, तो हो सकता है कि उसमें वो लोग अगले 100 लोगों को या एक एक लोगों को वो लोग सजेस्ट कर दे या रिकमेंड कर दे, या फिर कोई उनको खेलते हुए देखे तो वो भी डाउनलोड कर ले। सो उनके पास कुछ ऑर्गेनिक ग्रोथ भी आएगी थ्रू आउट द नेक्स्ट 3 इयर्स। सो इन्होंने उसकी भी प्रिडिक्शन दी हुई है। सो इन्होंने रेशोज दिए हुए उसके लिए कि एक के बदले एक आएगा। ठीक है, एक ऑर्गेनिक यूजर पर पेड यूजर। और इन्होंने ये कहा हुआ है कि लगभग पहले साल में तो कुछ इसी तरीके से रहेगा, उसके बाद 2 यूजर्स आने लगेंगे, फिर 3 यूजर्स आने लगेंगे, और फिर उन्होंने 20 यूजर्स की हमें ऑर्गेनिक दिया हुआ है कि 2025 तक 20 यूजर्स आएंगे पर पेड यूजर्स के। मतलब एक अगर पेड बंदा आता है तो वो नए 20 लोगों को रिकमेंड करेगा, विच इज़ बिट अनरियलिस्टिक। आई थिंक उन्हें थोड़ा ग्रेजुअली आगे बढ़ना चाहिए था, ना कि इस तरीके से डायरेक्टली। बट वी विल मॉडल इट आउट, हम लोग फिर बाद में ऐसे नंबर्स को चेंज कर सकते हैं, सच कोई बड़ी बात नहीं है। इसके बाद उन्होंने चर्न रेट दिया हुआ है। ठीक है, कि क्या चर्न्स होंगे, 20% का चर्न होगा। जाहिर है चर्न का क्या मतलब होता है? चर्न का मतलब ये होता है कि अगर एक बंदा गेम डाउनलोड कर भी लेता है तो हो सकता है कि वो गेम को अनइंस्टॉल कर दे कुछ टाइम के बाद। तो जाहिर है हर महीने कुछ ना कुछ चर्न होगा। जैसे कि अगर एक महीने में 100 लोग डाउनलोड कर रहे हैं तो 20% का इनका एस्टिमेट है, तो इसका मतलब ये है कि लगभग 100 में से 20 लोग उस गेम को अनइंस्टॉल कर देंगे, विच इज ऑब्वियसली ऐसा हो भी सकता है। इसके अलावा इनकी चर्न की डेफिनेशन आई गेस हम लोग थोड़ी और बेहतर कर सकते थे। हम लोग इनकी चर्न में ये भी कह सकते हैं कि हो सकता है कि मैं डाउनलोड तो करूं बट मैं यूज ही ना करूँगे।
ठीक है। आप जब मीटिंग कर रहे होते हो ना अपने क्लाइंट्स के साथ, तो आपको ये सारी चीज़ें उनको डिस्कस करनी पड़ती है कि आप इसमें और चीज़ें भी अकोमोडेट कर सकते हो, लाइक इनएक्टिव यूजर्स को भी अकोमोडेट कर सकते हो, क्योंकि इनकी जो अर्निंग होने वाली है वो गूगल एडसेंस से होने वाली है। मतलब जितने लोग एड्स देखेंगे तभी पैसे मिलेंगे। तो जब इनएक्टिव यूजर्स होंगे तो जाहिर है उन पे भी कोई पैसा नहीं मिलने वाला हमें, क्योंकि वो लोग गेम ही नहीं खेल रहे। तो उनको ऐड ही नहीं दिखेगी, ऐड ही नहीं दिखेगी तो पैसे भी नहीं मिलेंगे। सो हमें शायद उसे भी यहाँ पे अकोमोडेट करना चाहिए था, बट इन्होंने नहीं किया हुआ। सो हम लोग अभी आगे इसी तरीके से लेके चलेंगे। इसके अलावा जैसे कि बात हुई थी कि इनकी जो अर्निंग सोर्सेज थी वो एडसेंस से है, तो यहाँ पे इन्होंने बताया हुआ है कि लगभग 10 मिनट में एक ऐड शो होगी कस्टमर्स को, जो इनके यूजर्स है। तो आपने भी देखा होगा, आप कोई गेम खेल रहे हो तो हर 5-10 मिनट में एक ऐड शो हो जाती है ज़बरदस्ती की, ठीक है। वो 5 सेकंड रहती है, फिर आप उसे कट कर दो तो वो चली जाती है। सो बेसिकली ये उसी ऐड की बात हो रही है। बस आई थिंक इन्होंने काफ़ी अच्छी है ना, हमें सारी रिक्वायरमेंट्स दी हुई है। फिर इन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर कॉस्ट की भी कुछ रिक्वायरमेंट्स दी हुई है कि इन्हें कितने खर्च आएंगे। ज़ाहिर एक गेम उन्होंने बनाई है तो उसे कहीं ना कहीं होस्ट करना पड़ेगा, तो उस होस्टिंग के खर्चे लिखे हुए कि अमेजोन पे लोग होस्ट करेंगे उसे, तो वहाँ के खर्चे लिखे हुए हैं। फिर ऑब्वियसली इनके पास कुछ एम्प्लॉयज़ होंगे, उनके खर्चे, कुछ मार्केटिंग ऑफिसर, क्रिएटिव डिज़ाइनर्स, एप्लीकेशन जो बना रहे होंगे उनके खर्चे, फिर रेंटल एक्सपेंसेस, फिर एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस, बहुत सारे इन्होंने खर्चे हमें लिख के दिए हुए हैं। फिर इसके अलावा रिव्यू टीम, फिर कोई कस्टमर सपोर्ट टीम भी इन्हें एक बड़ी सी चाहिए होगी, जो कि सारे कस्ट जितने भी यूजर्स हैं उनकी क्यूरीज वगैरह को डिस्कस करे। सो हमारे पास काफ़ी सारे इन्होंने प्रोजेक्शंस दिए हुए। इसके अलावा आई थिंक चीज़ें काफ़ी हद तक सेटल आउट है। हम लोग अपने मॉडल बनाना स्टार्ट करते हैं और वहाँ पे देखते हैं कि ये चीज़ें किस तरीके से हम लोग इनबिल्ड कर सकते हैं। ओके। यहाँ पर मैंने एक मॉडल स्टार्ट करके रखा हुआ है, ठीक है। यहाँ पे मैंने एक मॉडल बना के रखा है। बेसिकली जस्ट मैंने डिज़ाइन ऊपर से किया हुआ है कि मैंने बस कंपनी का नाम लिख दिया और कलर वगैरह कुछ किए, नथिंग एल्स। हम लोग स्टार्ट करते हैं। सो कंपनी ने जो अपना स्टार्टिंग पीरियड दिया है कि जब से वो लोग रेवेन्यू अर्निंग स्टार्ट कर सकते हैं, मतलब वो लोग उसमें प्ले स्टोर पे अपनी है ना ऐप को डाल देंगे, विच दैट पीरियड इज जैन 2023। और नेक्स्ट 3 इयर्स की उनको प्रिडिक्शन चाहिए। इसका मतलब हमें जैन 2023 से लेके दिसंबर 2025 तक की फोरकास्टिंग करनी है। ओके। हम लोग सबसे पहले हमारे मॉडल के अंदर डेट्स डाल देते हैं कि हम लोग किस महीने की और किस वक्त की प्रिडिक्शंस कर रहे हैं। मैं पहली डेट डाल देता हूँ 123, ठीक है। ये मैंने डेट डाल दी। इसे हम कंट्रोल 1 करके डेट का फॉर्मेट कर देते हैं। मैंने यहाँ पे बेसिक से डेट फॉर्मेट लगाया हुआ है, दिस वन। ओके, आप भी इसे लगा सकते हो। और मैं यहाँ पर अब हमें हर महीने की यहाँ पे डेट चाहिए, ठीक है, महीनों के नंबर चाहिए। तो इसके लिए मैं ईओ मंथ का इस्तेमाल करूँगा। ईओ मंथ क्या करेगा कि मुझे प्रीवियस जो भी महीना मैंने लिखा है, मैंने पहले जनवरी की पहली तारीख डाली थी, 1 जनवरी 2023, ठीक है। तो ईओ मंथ क्या करेगा, हमें उस महीने की आखिरी तारीख दे देगा। मैंने यहाँ पे इस डेट का रेफरेंस दे दिया, कॉमा 0। तो ये मुझे क्या करेगा, मुझे इसी महीने की आखिरी तारीख ला के दे देगा। अभी आपको शो नहीं हो पा रही क्योंकि फॉर्मेटिंग ऐसी है, बट उसने मुझे आखिरी तारीख ला दी है उसी महीने की। अब अगर हम इसमें +1 कर दें तो हम लोग अगले महीने की पहली तारीख पे पहुंच जाएंगे। आई बात समझ में? हम लोग महीने की आखिरी तारीख पे पहुंचे यो मंथ के थ्रू, और फिर हमने उसमें +1 भी कर दिया तो हम लोग अगले महीने की पहली तारीख पे पहुंच जाएंगे। ये हमारी पहली डेट आ चुकी है। अब मुझे इसे आगे ड्रैग कर लेना है फॉर टिल दिसंबर 2025। आई थिंक यहाँ तक ये खत्म हो जाना चाहिए। ओके। यहाँ तक हमारा फॉर्मेट आ चुका है। मैं इस फॉर्मेट को यहाँ से कॉपी करके आगे तक ले आता हूँ। दैट्स गुड। आई थिंक मुझे अपने जो सेल की साइज है उसे थोड़ा सा बड़ा कर लेना चाहिए, क्योंकि सेल इस वक्त बहुत छोटे लग रहे हैं, क्योंकि हमारे नंबर्स फिर इसमें एडजस्ट नहीं हो पाएंगे। मैं सारे सेल सेलेक्ट कर लेता हूँ और Alt+H+O+W, ठीक है। ये एक शॉर्टकट है, आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो। और मैं लगभग 12 की विड्थ इस पर सेट कर देता हूँ ताकि इस पर हमारे नंबर्स एडजस्ट हो जाए अच्छे से। यहाँ पे हमारे कॉलम की विड्थ सेट हो चुकी है। अब हम लोग अपना काम स्टार्ट करते हैं। अच्छा, काम स्टार्ट करने से पहले एक चीज़ और, ये जो कंपनी है वो बेसिकली पाकिस्तानी कंपनी है, ठीक है। मगर जो होस्टिंग के चार्जेस है और जो इनका रेवेन्यू आएगा वो डॉलर्स के अंदर आ रहा होगा। आपने देखा भी कि प्रोजेक्शंस में जो रेवेन्यू है वो डॉलर्स के अंदर है। और इनकी होस्टिंग वगैरह के खर्चे
और काफी सारे जो खर्चे हैं वो डॉलर साइड पे आ रहे हैं। तो इनका जो मॉडल बनने वाला है वो डॉलर्स में बनेगा, मगर इनके जो कुछ खर्चे हैं ना, जैसे कि रेंटल एक्सपेंस हो गया, तो पाकिस्तानी कंपनी तो पाकिस्तान में ही बैठेगी, तो उनके जो खर्चे हैं वो PKR में। सो यहाँ पे हमें कन्वर्जन रेट डिसाइड करना पड़ेगा, क्योंकि हम दो करेंसीज के बीच में एक साथ मॉडल नहीं बना सकते, हमें एक ही करेंसी पे टिक के चलना पड़ेगा। तो हम लोग USD को पकड़ के चल रहे इस वक्त, तो हम लोग एक कन्वर्जन रेट लेके चलेंगे जिसमें हम लोग अपनी सारी PKR वैल्यूज को हम लोग कन्वर्ट करेंगे USD में। सैलरीज भी कन्वर्ट हो रही होगी, हर चीज हम लोग कन्वर्ट उसी USD पे कर रहे होगे, ठीक है। सो मैं USD का एक रेट ले लेता हूँ। सो USD टू PKR कन्वर्शन रेट, ठीक है। यहाँ पे मैं कन्वर्शन रेट ले रहा हूँ, और इससे मैं थोड़ा सा फॉन्ट छोटा कर देता हूँ क्योंकि ये कोई बहुत अच्छी बड़ी इंफॉर्मेशन नहीं है। और हम एक रेट ले लेते हैं, आई गेस 275 मे बी 280, ये रेट चल रहा है इस वक्त। और मैं इसे फॉर्मेट कर देता हूँ करेंसी में, PKR में, ठीक है। और 2 डेसिमल पॉइंट्स रखते हैं, ठीक है, नो इश्यूज, हम लोग 2 डेसिमल पॉइंट्स पे रखते हैं। और इसके अलावा कंट्रोल 1, मैं इसे थोड़ा सा इसकी बॉर्डर भी फॉर्मेटिंग कर देता हूँ ताकि हमें बाद में पता चले कि ये हमारा एक इम्पॉर्टेंट नंबर है। सो मैं इसे डॉटेड फॉर्मेट में यहाँ पे रख लेता हूँ, ठीक है, बल्कि दोनों को ही हम लोग इसमें रख लेते हैं इसी फॉर्मेटिंग में। सो कंट्रोल 1 अगेन, और मैं यहाँ पे भी सेम फॉर्मेटिंग, सेम बॉर्डर सप्लाई कर देता हूँ के। और अब मैं यहाँ पर अगेन मैं डेटा पे जाता हूँ, और बल्कि सॉरी मैं व्यू पे जाता हूँ, और मैं यहाँ पे फ्री स्पेन कर देता हूँ ताकि हमारा ये वाला जो एरिया है वो स्टक हो जाए और हम लोग नीचे अच्छे से अपनी मॉडलिंग वगैरह बना सके। तो सबसे पहले हमें अजम्पशंस का सेक्शन बनाना है कि हमारी जो अजम्पशंस है जो अभी हमने PDF में देखी उसे हमें यहाँ पे न्यूमेरिकली लिखना पड़ेगा, ताकि हम लोग है ना उसके बेस पे अपने सारे जो इनकम स्टेटमेंट वगैरह है उनको ड्राइव कर सके। अच्छा, एक चीज़ और मैं बताता हुआ चलूँ कि इस कंपनी की सिर्फ इनकम स्टेटमेंट बनेगी, और इसमें कोई भी आपकी बैलेंस शीट नहीं बनेगी, ना ही कोई इनका कैश फ्लो स्टेटमेंट बनने वाला है। क्यों? क्योंकि देखो कंपनी जो है उसकी कोई, क्योंकि ये एक एप्लीकेशन बेस्ड कंपनी है, तो कोई अकाउंट रिसीवेबल्स नहीं है, कोई अकाउंट पेएबल्स नहीं है, और इन्वेंट्री तो है ही नहीं, तो वर्किंग कैपिटल तो आपका कोई है ही नहीं। इसके अलावा इनके पास कोई डेप्रिसिएशन और कैपेक्स भी नहीं है, ठीक है, क्योंकि ये कंपनी जो रेंटल पे करने वाली है वो एक को वर्किंग स्पेस पे जाके अपना इंस्टीट्यूट, अपनी जो ऑर्गेनाइजेशन है, जो कंपनी है वो ओपन करने वाली है। सो इनका कोई कैपेक्स नहीं है, कोई बिल्स वगैरह नहीं है, जैसे एक रेंटल एक्सपेंसेस है जिसके अंदर सारी चीज़ें ऑटोमेटिकली कवर्ड अप हो जाएगी। सो ये लोग एक कोवर्किंग स्पेस लेने वाले, वहाँ पे लोग एक प्राइवेट ऑफिस बुक करने वाले, और वहीं पे इनकी सारी चीज़ें चलने वाली है। सो हमारे पास एज सच कोई भी है ना कैपेक्स वगैरह भी नहीं है, तो इस वजह से हमें अपने कैश फ्लो स्टेटमेंट की जरूरत नहीं पड़ेगी। कोई हमारे पास ऑपरेटिंग एक्टिविटीज भी नहीं है, सिर्फ फाइनेंसिंग एक्टिविटीज है, वो हम लोग उसको डायरेक्टली अकोमोडेट कर देंगे, क्योंकि जो हमारी इनकम आएगी वही हमारा कैश होगा, क्योंकि हमारी कोई ऑपरेटिंग एक्टिविटी नहीं है, ना ही कोई इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज है। इसके अलावा बैलेंस शीट भी बनेगी नहीं, क्योंकि हमारे पास कोई एसेट्स ही नहीं है, ना ही कोई लायबिलिटीज एज सच होगी, बस एक्विटी साइड होगी, बट एक्विटी साइड भी बहुत ज़्यादा कोई बड़ी नहीं है, इस वजह से हम लोग इसे एज सच को ज़्यादा नहीं इसमें लेके चलेंगे। बस इनकम स्टेटमेंट पे हमारा मेन फोकस्ड होगा कि कंपनी कितनी ज़्यादा प्रॉफिटेबल है। ओके, सो स्टार्ट करते हैं अजम्पशन से। सो हम लोग अजम्पशंस लिख लेते हैं, अजम्पशंस, ओके। और मैं यहाँ पे इससे कलर कर लेता हूँ, हम मेरा फेवरेट जो ऑरेंज कलर है उसमें। सो मैं मोर कलर्स पे जाता हूँ, एंड मोर कलर्स में मेरे पास दिस वन। सो हम ये कलर ले लेते हैं, और मैं इसे आगे फिल आउट कर देता हूँ ताकि ये कलर हमारे पास हर जगह शो होता रहे। आई थिंक कलर में मैं थोड़ा सा और ज़्यादा बेहतर कलर ले सकता हूँ, बट चलो फॉर नाउ जस्ट टू शो यू समथिंग, मैं अभी फ़िलहाल हम लोग इसी कलर को लेके चलते हैं। दिस वन लुक्स गुड, ओके। और मैं यहाँ पे इसकी जो हेडिंग है उसे भी मैं वाइट कलर में कन्वर्ट कर देता हूँ ताकि ये थोड़ा बेहतर तरीके से रिफ्लेक्ट हो सके। सो अजम्पशंस हमारे पास आ चुके हैं, मैं अजम्पशंस को थोड़ा सा आगे कर लेता हूँ, और अब हम लोग अपने अजम्पशंस बिल्ड करना स्टार्ट करते हैं। सो सबसे पहले हम लोग अजम्पशंस में अपनी कस्टमर एक्विजिशन की है ना कॉस्ट लगाना स्टार्ट करेंगे, कि हम लोग कितनी एडवर्टाइजिंग करने वाले हैं, उस पर कितने डाउनलोड्स आएंगे, ठीक है, इस सब को हम लोग है ना बिल्ड करते हैं। तो पहला जो सेक्शन होगा वो कस्टमर एक्विजिशन का होने वाला है, एक्विजिशन, ठीक है।
और इसमें हमारी जो सबसे पहली रिक्वायरमेंट आएगी वो आएगी हमारी एडवर्टाइजिंग कितनी होने वाली है, क्योंकि उसी के बेस पे हमारे पास कस्टमर्स आने वाले हैं। सो एडवर्टाइजिंग एक्सपेंसेस, ठीक है। सो एडवर्टाइजिंग एक्सपेंस हमारा कितना होने वाला है। सो एडवर्टाइजिंग एक्सपेंस अगर हम लोग इनकी केस स्टडी में जाके चेक करें, सो एडवर्टाइजिंग एक्सपेंस इन्होंने हमें कहा था कि अराउंड $5,000 हो गए पहले 3 महीने में, फिर $10,000 अगले 3 महीने में, फिर 25,000 उसके अगले 3 महीने में, फिर 50,000 उसके अगले 3 महीने में। सो पूरे पहले साल के अंदर इन्होंने ग्रेजुअली अपनी ज़्यादा एडवर्टाइजिंग इंक्रीज की है, जाहिर है टू गेन मार्केट शेयर। फिर अगले 6 महीने के लिए इन्होंने लगभग 1 लाख रुपए का बजट रखा हुआ है, ठीक है। और उसके बाद इन्होंने कहा हुआ है कि आफ्टर जून 2024 20% से इनकी ग्रोथ ये लोग करते रहेंगे एडवर्टाइजिंग में। मतलब एडवर्टाइजिंग में बहुत ज़्यादा ये लोग इन्वेस्ट करने वाले पहले 3 साल के अंदर। तो हम लोग इससे मॉडल आउट करते हैं। सो स्टार्ट हम लोग करने वाले थे 5,000 से। ओके, सो 5,000। फिर हम लोग जाने वाले हैं 10,000 पे फॉर नेक्स्ट 3 मंथ्स, ठीक है। फिर हम लोग जाने वाले थे आई गेस 25,000 पे, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। ओके, या 25,000। सो 25,000 इसे भी 3 महीने पे ले लेते हैं। और उसके बाद 50,000 इसे भी 3 महीने पे ले लेते हैं। फिर 1 लाख, ठीक है। आई थिंक दिस इज 1 लाख, यस, फॉर नेक्स्ट 6 months. And after that we are assuming that we will be growing our advertising expense at 20%, ठीक है। सो 1 लाख रुपए हमने जून में लगाए थे, इसका मतलब हम लोग 1 लाख का 1.2%, ठीक है। 1.2 से हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे इससे, तो हमारे पास 20% का इंक्रीमेंट आ जाएगा। सो इट इज 1,20,000। सो 1,20,000 आ चुका, और हम लोग इसी के ऊपर 20% का इंक्रीमेंट करते जाएंगे। तो हम लोग इसे आगे तक ड्रैग कर लेते हैं, और ये हमारे पास हमारी पूरी एडवर्टाइजिंग एक्सपेंसेस आ चुके हैं। सो हम लोग इसे फॉर्मेट कर लेते हैं। मैं फॉर्मेट इसे यूएसडी के अंदर कर लेता हूँ, ताकि वो बेहतर हमारे पास चीज़ें रिफ्लेक्ट हो सके। सो मैं मोड पे जाता हूँ, और मुझे डेसिमल्स नहीं चाहिए इसमें बिल्कुल भी। सो दैट्स इट। सो बाय द एंड ऑफ थर्ड ईयर वी विल बी स्पेंडिंग लाइक 2 million ऑन आवर एडवर्टाइजिंग। दिस इज ह्यूज ऑब्वियसली। इतनी ज़्यादा एडवर्टाइजिंग हर बड़ी कंपनी कर रही होती है, तो इनको अगर मार्केट शेयर गेन करना है तो इतनी एडवर्टाइजिंग तो लगेगी ही लगेगी, ठीक है। सो एडवर्टाइजिंग हमने देख लिया। अब हमें देखना है कि इस एडवर्टाइजिंग के ऊपर हमें कितने डाउनलोड्स आ रहे होंगे। तो पहले हम लोग सीपीडी को लेते हुए चलते हैं कि हमें एक डाउनलोड कितने डॉलर्स का पड़ने वाला है। सो इट इज 50 50 फॉर फर्स्ट 6 months, देन फॉर नेक्स्ट 6 months इज 45, एंड आफ्टर दैट इट्स 40, ठीक है। और उसके बाद भी 40 ही होगा, क्योंकि इन्होंने ऐसा कुछ अजम्पशन नहीं दी हुई है। सो फर्स्ट 6 months फॉर 50, देन next 6 months it's 45, and for the remaining it's $40. Okay, so let's write it down. So cost per download, CPD, is going to be 50 for first 6 months, 45 for next 6 months, and 40 for the remaining time period. Okay, so let me just drag it over. Okay, and let me just copy the formatting as well, and again, okay, so ये मेरी फॉर्मेटिंग भी कॉपी हो गई। सो ये मेरे पास नंबर्स आ चुके हैं कि मुझे कितने डाउनलोड मिल सकते हैं, कितने डॉलर में एक डाउनलोड मिल सकता है। सो अब हमारे पास एक आ सकता है न्यू यूजर्स का सेक्शन, ठीक है। न्यू यूजर्स पेड, ऑब्वियसली कि हमारे पास पेड यूजर्स कितने आ रहे हैं। सो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें अपनी एडवर्टाइजिंग अमाउंट को डिवाइड करना पड़ेगा हमारे एक डाउनलोड के लिए, कि एक यूजर कितने रुपए पे आ रहे हैं हमारे पास। तो अराउंड 100 आएंगे, जो अभी हमने खुद से कैलकुलेट भी किया था। तो 100 कस्टमर्स हमारे पास आ जाएंगे, 100 यूजर्स हमारे ऐप पे आ जाएंगे इन $5,000। सो अगर अब मैं इसे भी आगे ड्रैग कर दूं, सो ये हमारे पास नंबर्स आ चुके हैं। ये मैं नंबर्स को थोड़ा सा सेटल आउट कर लेता हूँ। तो ये हमारे पास नंबर ऑफ कस्टमर्स है जो हमारे पास आ जाएंगे बेस्ड ऑन द एडवर्टाइजिंग अमाउंट। मुझे आई थिंक इसे राउंड भी कर देना चाहिए, ठीक है। हम लोग इसे राउंड अप कर देते ताकि ये नंबर्स और उसमें डेसिमल्स में ना जाए, बिकॉज ऑब्वियसली यूजर्स डेसिमल्स में नहीं हो सकते। सो हम लोग इसे राउंड अप कर देते 0 पॉइंट्स के पास। ओके, सो ये अब राउंड अप हो चुके हैं, और ये हमारे कस्टमर्स हमारे पास आते रहेंगे। सो बाय द एंड ऑफ थर्ड ईयर हमारे पास लगभग 66,000 यूजर्स हमारा ऐप डाउनलोड करेंगे, विच इज़ ऑब्वियसली, अगर आपको 60-70 हज़ार कस्टमर्स हर महीने अपने प्लेटफॉर्म पे लाना है, तो आपको इतनी ज़्यादा एडवर्टाइजिंग करनी पड़ेगी, मिलियंस में एडवर्टाइजिंग करनी पड़ेगी।
सो ये हमारे पास आ गए यूजर जो कि पेड यूजर से। अब हमें ऑर्गेनिक यूजर्स भी लाने, तो हम लोग ऑर्गेनिक रेशियो पहले लिखते हैं कि ऑर्गेनिक रेशियो है क्या। सो ऑर्गेनिक रेशियो, ठीक है, ऑर्गेनिक रेशियो हमें क्या दिया गया है? ऑर्गेनिक रेशियो हमें दिया गया था, नीचे दिया था। सो पहले 3 महीने में, पहले 6 महीने में 1 है, फिर अगले 6 महीनों में 1.5 है, और फिर उसके बाद अगले 6 महीनों में 3 है, एंड उसके बाद इन्होंने 20 पे ले गए हैं अचानक से, ठीक है। 1 साल के लिए 3 है, फिर 20 पे ले गए। सो आई थिंक 20 इज बिट अनरियलिस्टिक, हमें शायद उसके ऊपर नहीं जाना चाहिए, बट इन्होंने कहा है तो हम लोग इस पे लेके जा सकते हैं। आप चाहो तो इससे थोड़ा सा मॉडिफाई करके उन्हें दे सकते हो। सो व्हाट वी विल डू, हम लोग पहले, अगर जो लास्ट वाला पोर्शन है हमारे यहाँ पर, इसमें हम लोग पहले 3 महीने में 5 पे जाएंगे, फिर अगले 3 महीने में हम लोग 10 पे जाएंगे, और फिर हम लोग नेक्स्ट लास्ट 6 मंथ्स को 20 पे लेके जाएंगे। हम लोग ये कह रहे हैं कि बस थोड़ा ग्रेजुअली हम लोग बढ़ेंगे, फॉरन से 3 से 20 पे नहीं जाएंगे, हम लोग थोड़ा ग्रेजुअली आगे जा रहे हैं। ओके, सो लेट्स डू इट। सो 1.0, ओके, हम लोग इसका एक डेसिमल पॉइंट यहाँ पे ऑन कर लेते हैं। सो फर्स्ट 6 मंथ्स इट्स 1.0, देन 1.5 फॉर नेक्स्ट 6 months, then it's 3.0 फॉर नेक्स्ट 6 मंथ्स। ठीक है, हम नेक्स्ट 6 मंथ्स ही रखते हैं, ओके। और इसके अलावा हमारे पास, अच्छा, नेक्स्ट 6 मंथ्स के लिए हम लोग 3.0 रख रहे हैं, उसके बाद हम लोग वापस इस पे चले जाते हैं। हम लोग अब थोड़ा बहुत 5 पे पहुंच जाते हैं, आहिस्ता आहिस्ता हम लोग आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, 5 पे मैंने पहुंचा दिए, और मैं यहाँ पर इसे 10.0 पे ले जाता हूँ। ओके, ऑब्वियसली आपको ये चीज़ें डिस्कस करनी पड़ेगी क्लाइंट के साथ कि ये काफ़ी ज़्यादा अनरियलिस्टिक था कि अगर आप डायरेक्ट 20 पे जाते हो, तो हम लोग इसे ग्रेजुअली लेके जा रहे हैं। ऑब्वियसली इससे आपके जो रेवेन्यूज है उसके ऊपर फर्क पड़ने वाला है, तो आप लोग अपने हिसाब से इसे एडजस्ट नहीं कर सकते, आपको क्लाइंट को उसमें लेना ही पड़ेगा, अपने खुद से ये डिस्कस करनी पड़ेगी, ठीक है, एतमाद में लेना पड़ेगा उन्हें। सो ये हमारा ऑर्गेनिक का रेशो होगा। तो अब हम लोग ऑर्गेनिक यूजर्स फाइंड करते हैं कि हमारे पास ऑर्गेनिक यूजर्स कितना है। सो ऑर्गेनिक यूजर्स, ठीक है। सो ऑर्गेनिक यूजर्स हमारे कितने हो जाएंगे? हमारे पास 100 पेड यूजर्स आ रहे हैं, और हमारे पास हर 100 पेड यूजर्स के ऊपर एक का रेशो चल रहा है कि उतने ही ऑर्गेनिक भी आएंगे। तो हम लोग बस इसे मल्टीप्लाई कर देते हैं इस नंबर से, तो हमारे पास आ जाएगा कि हमारे पास ऑर्गेनिक कितने कस्टमर्स आ रहे हैं। अगर हम लोग इसे आगे लेके जाए और इस महीने पे लेके आए, तो 556 हमारे पास यूजर्स आ रहे थे, उसमें से 1.5 का हमने रेशो रखा है, तो आपको दिख रहा है कि नंबर ज्यादा है, हाई हो रहा है, ठीक है। इसके बाद हम लोग इसको और आगे लेके जाए, तो आपको दिख रहा है कि यहाँ पर 2,500 यूजर्स आ रहे थे हमारे पास पेड, और हर एक पे 3 यूजर्स ऑर्गेनिकली आ रहे थे, तो हमारे पास 7,500 के ऑर्गेनिक यूजर्स आ रहे, 7,500 ऑर्गेनिक यूजर्स आ रहे। तो इससे हम आगे लेके चलते हैं। तो हमारे पास एक ऑर्गेनिक का भी नंबर अब आ चुका। ऑर्गेनिक ऑब्वियसली पेड से बहुत ज़्यादा है, क्योंकि ऑर्गेनिक ऐसे भी मार्केट के अंदर ज़्यादा होता है। ये जब एक बार एक ऐप डाउनलोड हो जाता है, जैसे कैंडी क्रश की जो इतना ज़्यादा बूम मचा था, वो ऑर्गेनिक से मचा था, ना कि आपके उससे पेड एडवर्टाइजिंग से। सेम गोज टू पबजी एज वेल। ओके, तो जब एक अच्छी गेम होती है तो एक बंदा खेल रहा होता है, तो वो 10 लोगों को और अटैच करते हैं, और फिर जो कंपनीज होती है ना, वो इसके अंदर मल्टीप्लेयर के फीचर्स भी डाल देती है। तो जब मल्टीप्लेयर के फीचर्स डाल रही होती है, तो वो फिर एक बंदा जब पेट पे आता है, तो वो पूरे घर को, पूरे खानदान को भी डाउनलोड करवाता है कि यार तुम लोग भी ले लो, ताकि हम लोग सब एक साथ खेल सके। जैसे लूडो जो गेम है, वो अगर एक बंदा डाउनलोड कर रहा है, तो वो अकेले नहीं रखेगा, वो 10 लोगों से और डाउनलोड करवाएगा, ताकि सब मिलके वो लोग खेल सके, रात में या दिन में, कभी भी जब टाइम मिल रहा है फ्री टाइम में। तो ये एक अच्छा ऑर्गेनिक रेशो होता है नॉर्मली। तो प्रॉबेबली इनकी जो प्लानिंग है वो शायद ये हो सकती है कि लास्ट ईयर में ये लोग कोई मल्टी प्लेयर का फीचर लाने वाले, जिसकी वजह से इन्होंने ये जंप मारी थी। तो हम लोग इस पे बातचीत कर सकते हैं उनसे, ठीक है, आप लोग उनसे ये डिस्कस कर सकते हैं। सो यहाँ हमारे पास नंबर्स आ चुके हैं कि कितने हमारे पास ऑर्गेनिक यूजर्स होने वाले। तो अब हम लोग अपने टोटल यूजर्स काउंट कर लेते हैं कि टोटल यूजर्स हमारे पास कितने हो गए। सो बड़ा सिंपल है, पेड कितने हैं प्लस ऑर्गेनिक कितने हैं, तो हमारे पास आ जाएगा हमारा टोटल यूजर्स। सो ये हमारे आ गए ऑर्गेनिक यूजर, हमारे टोटल यूजर्स ईच मंथ के, हमें इतने यूजर्स हमें मिलते जा रहे होंगे एवरी मंथ। सो अब हम लोग चल कैलकुलेट करते हैं अपना मंथली एक्टिव यूजर्स, ठीक है। अच्छा, एक्टिव यूजर से पहुंचने से पहले हम लोगों को चर्न कैलकुलेट करना पड़ेगा, तो हम लोग चर्न कैलकुलेट कर लेते हैं। चर्न रेट कितना है पहले तो हमें वो चाहिए, और फिर चर्न कस्टमर्स कितने हैं, चर्न यूजर्स लिख लेते हैं, वो ज़्यादा बेहतर रहेगा आई थिंक। ओके, चर्न यूजर्स, ओके।
चरण मैं ऑलरेडी आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि ये लोग जितने लोग ऐप डाउनलोड करेंगे उसके बाद कितने लोग एक्टिवली उसे खेलेंगे और कितने लोग अनइंस्टॉल कर देंगे उसका रेट है, ठीक है। तो 20% का इन्होंने अजम्पशन ली थी, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। सो हम लोग नीचे चलते हैं। 20% की इनकी अजम्पशन है कि थ्रू आउट इनका 20% रहेगा, और फिर 10% पे चला जाएगा नेक्स्ट ईयर में, और लास्ट ईयर में इनका 8% पे चला जाएगा। मतलब ये लोग शायद प्रॉबेबली अपनी गेम को बहुत ज़्यादा एडिक्टिव करने वाले हैं, जिसकी वजह से ये चर्न गिर रहा है, ठीक है। सो हम लोग चर्न को लिख लेते हैं। सो 20% से स्टार्ट होगा फॉर फर्स्ट ईयर, एंड देन 10% फॉर नेक्स्ट ईयर, एंड देन 8% फॉर लास्ट ईयर। ओके, सो ये चर्न रेट आ गया। तो पहले महीने में तो कोई भी चर्न होगा ही नहीं, क्योंकि पहला महीना है, तो उसमें हम लोग चर्न कैलकुलेट नहीं करेंगे, तो हम लोग इसे हटा देते हैं। यहाँ से हम लोग चर्न स्टार्ट करते हैं, ठीक है। सो पहले महीने के अंदर हमारे पास 200 यूजर्स टोटल आए, ठीक है, 200 यूजर्स टोटल आए। उसमें से हमारे पास 20% का हमारा रेट है कि फैब के अंदर जब फैब स्टार्ट होगा, क्योंकि ये स्टार्टिंग डेट है, तो फैब की स्टार्टिंग डेट के ऊपर हमारे 20% जो कस्टमर्स है वो चर्न हो जाएंगे। तो पूरा जनवरी जिन्होंने डाउनलोड किया, उन्होंने खेला वेला सब किया, और पहली फैब को हम लोग एस्टिमेट करें कि उसमें से 20% लोग गायब हो जाएंगे। मतलब 200 के 20% अंदर 40 कस्टमर्स हमारे गायब हो जाएंगे, 40 लोग गेम नहीं खेलेंगे, अनइंस्टॉल कर देंगे या फिर इनएक्टिव रहेंगे। सो 40 कस्टमर्स हमारे पास आ चुके हैं जो कि चर्न हो जाएगी। हम लोग इसे नेगेटिव रखते हैं ताकि हमें पता चले कि ये एक बुरा नंबर है। ओके, सो हम लोग इसे आगे ड्रैग कर लेते हैं, और ये हमारे पास आ गया है चर्न रेट। सो काफ़ी ज़्यादा नंबर्स आ रहे हैं कि हमारे काफ़ी सारे कस्टमर्स चर्न होते जाएंगे, और वो हमारी गेम डाउनलोड करने के बाद अनइंस्टॉल भी कर देगा, एंड दैट्स प्रीटी ओके। यहाँ ये सब होता है, ये मार्केट में अगर आप एक गेम लेके आ रहे हो, सो इट्स क्वाइट ऑब्वियस कि वो लोग चर्न भी होंगे। सो चर्न यूजर्स आ चुके हैं। अब हमें कैलकुलेट करना है मंथ हमारे एक्टिव यूजर्स, ठीक है, कि हमारे पास 200 कस्टमर्स थे, उसमें से 40 चले गए, चर्न हो गए, तो हमारे पास कितने कस्टमर्स बचे। सिंपल, तो इसे हम कहते हैं टोटल मंथली एक्टिव यूजर्स, MAU से कहा जाता है। सो अगर आप ईयरली कर रहे हो तो वो फिर YAU कहा जाएगा, ईयरली एक्टिव कस्टमर, बट नॉर्मली ये वाले मंथली बेसिस पे ही बनते हैं। सो हम लोग मंथली एक्टिव यूजर्स MAU कैलकुलेट करते हैं, और थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं ताकि एडजस्ट हो जाए। ओके, सो इनिशियल पीरियड में तो हमारे पास 200 कस्टमर्स से 200 के 200 ही रहेंगे, ठीक है। फैब में क्या होगा, फैब में हमारे पास 200 कस्टमर्स और आए, ठीक है। बल्कि हम लोग ओपनिंग लेते तो हमारे पास 200 कस्टमर्स पहले से थे, ठीक है। उसमें प्लस कर दो, हमारे पास 200 कस्टमर्स और आए पेड एडवर्टाइजिंग से, और है ना हमारी क्या कहते हैं, ऑर्गेनिकली। तो हमारे पास 200 कस्टमर्स और आ गए, और 200 पहले से थे, तो मतलब टोटल हो गए 400 कस्टमर्स। इन 400 में से 40 कस्टमर्स गायब हो गए। तो मैंने इसे पहले से माइनस में रखा हुआ है, इसलिए मैं यहाँ पे प्लस का साइन यूज कर रहा हूँ। तो बाय दी स्टार्ट ऑफ फेब 2023 हमारे पास 360 यूजर्स एक्टिव हो गए हमारे एप्लीकेशन पे। ये हम लोगों की अजम्पशन है। अब आप इसमें काफ़ी कुछ ऊपर नीचे कर सकते हो। आप ये कह सकते हो कि आप इसको कैलकुलेट अलग तरीके से कर सकते हो। आप ये कह सकते हो कि यार यहाँ पे हम लोग इसे 200 लेके चले गए, ठीक है, पिछले महीने का, कि हमारे पास पिछले महीने, क्योंकि ये स्टार्टिंग डेट है ना, तो पिछले महीने की एंडिंग तक हमारे पास कितने यूजर्स थे वो हमारे यहाँ पे एक्टिव होने चाहिए। सही है, आप लोग अलग 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 वे में से कैलकुलेट कर सकते हैं। आप ये भी कह सकते हो कि पिछले महीने 200 थे, उसमें से हमारे पास 40 स्टार्ट में चले गए, तो हमारे पास इस महीने स्टार्टिंग तक 160 यूजर्स है। बट हम लोग यहाँ पे ये अजम्पशन लेके चल रहे हैं कि कंपनी की स्टार्टिंग डेट के ऊपर ही उनके पास ये 200 यूजर्स आ चुके हैं, जो नए यूजर्स है एडवर्टाइजिंग से वो आ चुके हैं, ठीक है। ये हमारी अजम्पशन है। हम लोग एवरेज आउट करते हुए चल रहे हैं कि पूरे महीने में एवरेज आउट होके 200 आने वाले, बट इनिशियल फेज में इनिशियल तारीख तक वो 200 आ चुके होंगे। बहुत ज़्यादा इससे इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, बट ये कम्प्लीटली आपके ऊपर है कि आप लोग किस तरीके से मॉडल को लेके चलना चाह रहे हो। आप लोग इसे डिस्कस कर सकते हो अपने क्लाइंट के साथ कि वो लोग किस तरीके से एज्यूम कर रहे हैं कि कब एडवर्टाइजिंग वो लोग करेंगे, क्या वो एंड में कस्टमर्स आएंगे या स्टार्ट में कस्टमर्स आएंगे। इवन आप यहाँ पर अपनी डेट्स को भी एडजस्ट कर सकते हो। हम यहाँ पे स्टार्टिंग डेट लेने की बजाय एंड की डेट ले सकते हो, ठीक है। आप लोग कुछ इस तरीके से कर सकते हो कि आप लोग यहाँ पे महीने की आखिरी तारीख डाल दो, जैसे कि जनवरी की 31 तारीख है आखिरी तारीख, ठीक है। तो लेट मी जस्ट, ओके, 31 तारीख है, ठीक है, 31 तारीख है। तो आप लोग यहाँ पर
अगेन यहाँ पे आप डायरेक्टली 1 कर सकते हो, तो आपके पास अगले महीने की स्टार्टिंग एंडिंग डेट आ जाएगी। तो ये आपके पास अब हर महीने की आखिरी तारीख है। तो आप लोग ये कह सकते हो कि आखिरी तारीख है तो ये 200 जो है वो पूरे उस महीने में आए होंगे कस्टमर्स, ठीक है। सो ये आप लोगों के ऊपर परसेप्शन है कि आप लोग किस तरीके से डेट्स वगैरह लेके चल रहे हो। इससे बहुत बड़ा इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, जस्ट किस तरीके से आप लोग इसे डिलीवर कर रहे हो उसका एक इम्पैक्ट पड़ने वाला है, या आपके ऊपर होगा कम्प्लीटली। तो अब हम लोग यही करते हैं कि हम लोग एंड को लेते हुए चलते हैं कि हम लोग महीने की एंड के ऊपर कैलकुलेशन कर रहे हैं। सो हम लोग वापस अपनी पुरानी कैलकुलेशन पे ही आ जाते हैं कि पहले महीने की एंड पे हमारे पास 200 कस्टमर्स थे, ठीक है, कोई चर्न नहीं हुआ उसमें, ये हम लोग अजम्पशन लेके चल रहे हैं। और फिर दूसरे महीने की स्टार के एंड तक हमारे पास 200 पुराने कस्टमर्स थे, 200 नए कस्टमर्स आए, प्लस उसमें से 40 टोटल जो पिछले थे, और पिछले जो कस्टमर्स थे उसमें से 20% चले गए। तो हम लोग ये अजम्पशन लेके चल रहे हैं, तो 360 आप लोग अपने हिसाब से इसकी अजम्पशन लेके बना सकते हो, ओके, कोई इसमें हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। सो हम लोग इसे आगे ड्रैग कर लेते हैं। सो ये हमारे पास कस्टमर्स आ चुके हैं, तो थर्ड मंथ के अंदर हमारे पास 360 स्टार्टिंग कस्टमर्स थे, फिर 200 कस्टमर्स और आए, तो हमारे पास बाय द एंड ऑफ थर्ड मंथ हमारे पास लगभग 560 कस्टमर्स थे, फिर 40 और चर्न हो गए, तो हमारे पास टोटल 520 कस्टमर्स बचे हुए थे, ठीक है। ये हमारी असम्पशंस लेके हम लोग चल रहे हैं। हम लोग ओवरऑल कस्टमर्स के ऊपर चर्न नहीं लगा रहे, हम लोग ये कह रहे हैं कि जितने नए कस्टमर्स आ रहे हैं उसमें से चर्निंग होगी, पुराना जो कस्टमर है वो हमारे पास टिका रहेगा, उसमें से कोई चर्निंग नहीं होगी। ऑब्वियसली ये अजम्पशन बहुत ज़्यादा हार्ड एंड फास्ट है, आप ये नहीं कह सकते कि पुराना कस्टमर चर्न नहीं होता, पुराने कस्टमर्स भी चर्न हो जाते हैं काफ़ी बार, बल्कि बहुत ज़्यादा होते ही है। बट फिल वक्त हम लोग ये अजम्पशन लेके चल रहे हैं, ये बहुत बड़ी कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं, आप इसको चेंज कर सकते हो बड़े आसानी से आगे चल के। बट फिल वक्त हम लोग मॉडल डिज़ाइन कर रहे हैं, तो हम लोग इसी अजम्पशंस के साथ आगे बढ़ रहे हैं जो हमें दी गई है फिलहाल, ओके। सो आगे बढ़ते हैं, हमारे पास यहाँ पे मंथली एक्टिव यूजर्स आ चुके हैं कि हमारे पास कितने एक्टिव यूजर्स होने वाले हैं। और आपको दिख रहा है कि दिसंबर 2025 तक हमारे पास 6 मिलियन का एक डेटाबेस आ जाएगा, कि 6 मिलियन कस्टमर्स हमारे पास मौजूद है। आप लोगों ने बड़ी बड़ी गेमों में देखा होगा 100 मिलियन डाउनलोड्स होते हैं, 1 बिलियन डाउनलोड्स होते हैं जो फेसबुक वगैरह के, और जो बड़ी बड़ी गेम्स है पबजी, कैंडी क्रश, ये सब, इन सब के तो बिलियंस में डाउनलोड्स है। तो इन्होंने 3 साल के अंदर 6 मिलियन कस्टमर्स कैप्चर किए, तो दैट्स काइंड ऑफ रियलिस्टिक कि इतने तो कस्टमर्स हो गए 3 साल में, अगर इतनी एडवर्टाइजिंग कर रहे हैं और इतनी ऑर्गेनिक और इनकी गेम अगर अच्छी है, तो 6 मिलियन कस्टमर्स होना तो बनते हैं। ओके, सो यहाँ पर हमने यहाँ तक मंथली अजम्पशंस ले लिए कि कितने कस्टमर्स होने वाले। अब हम ये अजम्पशन लेते हैं, अब हम लोग इसके आगे बढ़ते हैं कि इस कस्टमर बेस के ऊपर हमें कितना रेवेन्यू अर्न हो सकता है, ओके। अब हमें इसे अज्यूम करना है। सो लेट्स सी, हम लोग अपने प्रोजेक्शंस के ऊपर चलते हैं वापस। तो एडवर्टाइजिंग एक्सपेंसेस सीपीएम, ओके, एडवर्टाइजिंग रेवेन्यू आ चुका है कि हमें कितना रेवेन्यू मिलने वाला है। अच्छा, अब देखो, जब आप गूगल एडसेंस वगैरह के ऊपर अर्निंग्स वगैरह कर रहे होते हैं ना, तो उसमें आपके पास गूगल गूगल एडसेंस भी आपको 3 तरीके से पैसे दे रहा होता है। एक है सीपीएम, ठीक है, कॉस्ट पर माइल, एक है सीपीसी, कॉस्ट पर क्लिक, और एक है आपका क्या कहते हैं, सीपीआर, विच इज कन्वर्जन, कॉस्ट पर रिजल्ट, ओके। अब इसमें ना क्या होगा कि आपको, आपने अगर एक भी गेम खेली हो तो आपको ये बड़ी आसानी से चीज़ें समझ में आने वाली है। आपने कोई भी गेम खेलिया, कोई भी एप्लीकेशन गूगल प्ले स्टोर से या फिर एप्पल स्टोर से डाउनलोड किया, तो आपको चीज़ें समझ में आ जाएगी। तो देखो, जब आप गूगल प्ले स्टोर से कोई भी गेम डाउनलोड करते हो तो उसके अंदर आपको 3 किस्म की एडवर्टाइजिंग्स दिख रही होती है, मतलब 2 तरीके की तो दिखती है। कि एक होता है कि आप लोग गेम खेल रहे हो, उसके बीच में जबरदस्ती ऐड आ जाएगी जो कि 5 सेकंड के अंदर आप लोग उसे क्रॉस आउट कर सकते हो, ठीक है। गेम ऐड आ जाती है, आप लोग उस पर क्लिक कर देते हो, 5 सेकंड के अंदर वो गायब हो जाती है। एक ऐड होती है कि जिस पे आप क्लिक करते हो, जान के क्लिक करते हो, इंटेंशनली क्लिक करते हो, क्योंकि वहां पे आपको कोई रिवॉर्ड मिल रहा होता है, आपको कोई हीरे चाहिए होते हैं, कुछ कैश चाहिए होता है, कुछ भी चाहिए होता है, तो आप वो कहते हैं कि आप इस ऐड को पूरा देखो, तो आपको है ना ये रिवॉर्ड वगैरह मिल जाएगा। तो दैट इज व्हाट वी कॉल द सीपीसी एड्स, ठीक है। उसके अंदर आपको पूरी 30-40 सेकंड की ऐड पूरी देखनी पड़ती है, उसके बाद जाके आपको है ना क्या कहते हैं रिवॉर्ड मिल जाता है। सो ये भी गूगल एडसेंस का एक तरीका है एड्स दिखाने का। और थर्ड होता है सीपीआर, जिसके अंदर क्या हो रहा होता है कि जब आप आप इस जबरदस्ती इंटेंशनली एक ऐड पे क्लिक करते हो, और वो ऐड देखते देखते आपको वो ऐड पसंद आ जाती है, जैसे कि आप लूडो की गेम खेल रहे हो और उस पर एक ऐड आई, और दूसरे लूडो की गेम की एक ऐड आ गई है, ठीक है। और आपको वो गेम पसंद आ गई, आपने कहा यार बड़ी मजे की गेम, और आपने उस ऐड पे क्लिक करके उस गेम को डाउनलोड कर लिया।
तो दिस इज व्हाट वी कॉल सीपीआर, कि आपने एक एक्शन भी परफॉर्म कर दिया, आपने वो गेम डाउनलोड भी कर ली, जो ऐड आपने देखी उस ऐड पे जाके आपने कुछ परचेज भी कर लिया, या कोई भी जो उन्होंने एक्शन रखा था वो आपने परफॉर्म कर दिया। तो इन तीनों के गूगल एडसेंस अलग अलग पैसे दे रहा होता है अपने एडवर्टाइजर, मतलब अपने जो क्लाइंट है, जैसे कि ये गेम है, ठीक है, ये गेम अगर उस पे ये एड्स दिख रही है, तो इन तीनों के अलग अलग पैसे दिए जाते हैं। सीपीएम बेसिकली सबसे कम होता है, क्योंकि 5 सेकंड के अंदर उसे हटा दिया जाता है। तो इसके जो पैसे होते हैं वो इस तरीके से दिए जाते हैं कि जब 1000 बार ऐड दिख जाती है ना, तो उसके पैसे दिए जाते हैं। 1000 ऐड दिखने के बाद 5-5 सेकंड की 1000 एड्स, सीपीसी की हर सीपीसी पे मिल रहा होता है, ठीक है, जितने क्लिक्स आते हैं उस पे हर सीपीसी के हिसाब से पैसे मिल रहे होते हैं, और सीपीआर पे काफी ज्यादा पैसे मिल रहे होते हैं। तो इन्होंने यहाँ पे अजम्पशन ली हुई है कि इन्हें सिर्फ और सिर्फ पैसे जो है वो कॉस्ट पर माइल से मिलने वाले हैं। मतलब ये लोग कोई बेनिफिट है ना अपने कस्टमर्स को, अपने यूजर्स को नहीं देने वाले कि आप लोग ये साइट पे क्लिक कर लो तो आपको हीरे मिल जाएंगे, जवाहरात मिल जाएगी, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। ये लोग ऐसी कोई अपॉर्चुनिटी नहीं दे रहे। ये लोग काफी चीजें ना, क्या कहते हैं, फ्री में ही इन लोगों को दे रहे होगे गेम के अंदर, क्योंकि इन ऐप परचेसेस भी कुछ भी नहीं है। सो इनका कहना है कि ना सीपीसी होने वाला है ना सीपीआर होने वाला है, बस 5 सेकंड की ऐड दिखेगी जिसपे कस्टमर है ना क्लिक करके उसे हटा सकता है। नॉर्मली कंपनीज ऐसी एड्स इसलिए इनिशियली दिखाते हैं ताकि उनका जो चर्न रेट है वो कम से कम रहे, क्योंकि जाहिर है अगर कस्टमर को है ना क्लिक करके कुछ बेनिफिट्स लेने पड़ते तो वो 30-30 40-40 सेकंड की ऐड देखते देखते घबरा जाता है, और वो फिर काफी बार गेम बंद भी कर देता है। वो जान के क्लिक तो करता है, बट 40 सेकंड की ऐड पूरी देखना इस अपने आप में एक बड़ा मसला होता है। तो इनिशियली इनके प्लान में ऐसा नहीं है कि वो लोग सीपीसी और सीपीआर की तरफ जाने का सोच रहे हैं। सो इन्होंने ऐसा कुछ नहीं सोचा, इन्होंने सिंपल रखा है कि इन लोग सीपीएम, कॉस्ट पर माइल से पैसे अर्न करेंगे। मतलब कस्टमर को 1000 बार ऐड दिखेगी तो इनको कुछ पैसा मिलेगा। सबसे ज्यादा इन्होंने हल्की अप्रोच लेके चली, विच इज वेरी गुड। पैसेमिस्टिक अप्रोच है, मतलब बहुत बुरी अप्रोच लेके चल रहे हैं लोग कि बहुत कम पैसा आने वाला है कंपनी के पास। तो सही है, इनिशियली ये लोग चाह रहे तो हम क्या ही कर सकते हैं। तो लेट्स सी कि इनकी क्या असम्पशंस है इसके ऊपर। तो यहाँ इन्होंने डिफाइन किया हुआ है हर 1000 इंप्रेशंस के ऊपर इनको पैसे मिलने वाले हैं। अब हमें ये भी सोचना पड़ेगा कि कस्टमर्स को कितनी ऐड दिखने वाली है, तो इसके ऊपर भी हमें जरा सा थोड़ा बहुत वर्किंग करनी पड़ेगी। तो इसके ऊपर हमें अगर वर्किंग करनी है तो हमें ऊपर वापस जाना चाहिए। हाँ, यहाँ पे हमें सेशंस वगैरह की डिटेल दी हुई है ना, तो सेशंस वगैरह को हमें अकोमोडेट करना पड़ेगा। अब देखो, अगर हमें ये देखना है कि कस्टमर्स को कितनी ऐड दिख रही है, तो हमें ये देखना पड़ेगा कि कस्टमर कितनी बार आके गेम खेल रहे हैं, ठीक है। इन्होंने यहाँ पे अजम्पशन ली हुई है कि ये लोग जो ऐड दिखाने वाले हैं ना, वो हर 10 मिनट में एक ऐड दिखाने वाले हैं, ठीक है, 10 मिनट में एक ऐड दिखेगी। सो कस्टमर आके कितनी देर खेलेगा, तो इन्होंने एक एवरेज सेशन टाइम भी रखा हुआ है 20 मिनट्स का, ठीक है। सॉरी, ये मंथली सेशन टाइम है और ये सेशन टाइम है 20 मिनट का। तो इन्होंने ये अज्यूम किया है कि एक कस्टमर, एक यूजर, जैसे कि मैं एक यूजर अगर हूँ, ठीक है, तो मैं महीने में आके 20 सेशन करूंगा। 20 सेशन मतलब क्या, कि मैं महीने में आके 20 बार वो गेम खोलूंगा। आप लोग यूट्यूब को लेके चलो, यूट्यूब आप दिन में 3-4 दफा खोलते हो, तो महीने में कितनी दफा हो गया? अगर दिन में 5 दफा यूट्यूब खोलते हो तो महीने में आपका बन गया अराउंड 150 बार आप यूट्यूब खोल रहे हो, तो 150 सेशंस बन गए। यहाँ पे इनका कहना है कि 20 सेशन से मतलब हो सकता है कि एक दिन में एक बार ही खोल रहा है, ठीक है, या फिर पूरे हफ्ते में नहीं खोल रहा, सिर्फ वीकेंड्स पे जाके 2-3 दफा खोल रहा है गेम, ठीक है। तो काफी इन्होंने यहाँ पे भी पैसिमिस्टिक अप्रोच लेके चलिए। मतलब इनका कहना है कि दिन में एक दफा भी नहीं खोल रहा, ठीक है, 30 दिन में 20 दफा खोल रहा है, मतलब 0.6 का रेशो लेके चल रहे हैं, 2 दिन में एक दफा या 3 दिन में 2 दफा, इस तरीके का रेशो है। अब खोलेगा गेम तो 20 मिनट तक वो टिका रहेगा, ये इनकी असम्पशन है। ऑन एवरेज कभी 30 मिनट, कभी 10 मिनट, तो ऑन एवरेज 20 मिनट तक वो कस्टमर वहां पे रहेगा, ठीक है। और 10 मिनट के बाद उनको ऐड दिखेगी, ये इनकी असम्पशन है। तो अब हम लोग इसको लिखते हैं जरा, तो आप लोगों को समझ में आएगा कि कितनी एड्स दिखने वाली है कस्टमर को। सो हम लोग यहाँ पे लिखते हैं एवरेज लॉग इन सेशंस। हम लोग एवरेज भी हर जगह साथ साथ लिख रहे हैं ताकि आपको बाद में याद रहे कि ये एवरेज ऑन नंबर्स है, ये कोई एग्जैक्ट नंबर्स नहीं है, ठीक है। तो एवरेज लॉगिन सेशंस, एवरेज सेशन मिनट्स, ओके, एवरेज लॉगिन सेशंस, एवरेज मिनट्स, ओके। और इसके अलावा हमारे पास एड इम्प्रेशंस, इम्प्रेशंस, ठीक है, मिनट के हिसाब से कितने मिनट में एक ऐड इम्प्रेशन इन्हें दिखेगा। सो मिनट्स के हिसाब से, और इसके बेस पे हमारे पास आ जाएगा एड शोन, एड्स शोन
टू पर यूजर पहले हम लोग निकालते हैं, पर यूजर। ठीक है, एड्स शोन टू पर यूजर। ठीक है, मैं इसे थोड़ा सा बेहतर कर लेता हूँ। तो देखो, इनकी अजम्पशन ये है कि कंपनी 20 सेशंस हो गए, 25 सेशंस हो गए दूसरे साल में, और 25 सेशन हो गए तीसरे साल में। तो सबसे पहले हम लोग सेशंस लिख लेते हैं। तो 20 सेशंस हो गए पहले साल के अंदर, 25 सेशंस हो गए रिमेनिंग 2 साल में। ठीक है, मतलब वो महीने में आके 25 सेशन करेगा। तो काफी कम नंबर है, आप इसे हाई कर सकते हो। फिर मिनट्स कितनी देर खेलेगा, तो आई थिंक ये शायद बढ़ाना चाहिए ने। हाँ, 20 से 25 मिनट और 30 मिनट पे लोग गए हैं कि ज़्यादा खेलेगा, जाहिर है। ठीक है, गेम पे जब एडिक्टिवनेस बढ़ेगी तो वो ज़्यादा देर तक गेम खेल रहा होगा। सो 20 मिनट खेलेगा। ठीक है, फिर 25 मिनट खेलेगा गेम बंदा, और लास्ट ईयर में 30 मिनट्स तक खेलेगा। सो ये 30 मिनट्स तक हमने असम्पशन लगा दिए यहाँ पे। और उसके बाद हमको ऐड कितनी देर में दिख रही होगी, हर 10 मिनट में एक ऐड दिख रही होगी, इनिशियली इन्होंने कहा है। तो आप लोग यहाँ पे ना ऐड का रेशो लेके चलो कि अगर 10 मिनट में इन्हें एक ऐड दिख रही है तो 1 मिनट में कितनी ऐड दिखेगी। ये एक रेशो है खाली। सो जाहिर है 10 मिनट में अगर एक ऐड दिख रही है तो हम लोग क्या करेंगे, 1/10। ठीक है, हम लोग 10 यहाँ पे लिख देते तो हमारे पास 0.1 का रेशो आ गया कि 0.1 इसका रेशो रह रहा है। सो अगर हम लोग इसे देखें तो 10 मिनट, 8 मिनट और फिर 5 मिनट, तो हम लोग पहले साल में यही नंबर लेके चलेंगे। ठीक है, अगले साल में हम लोग इसे चेंज करते हैं, 1/8 कर देते हैं, तो हमारे पास नंबर थोड़ा बढ़ गया है। और उसके बाद लास्ट ईयर में हम लोग 1/5 कर देते हैं, तो ये हमारे पास रेशो आ गया कि कितनी एड्स सामने वाले को शो, कितनी देर में शो होने वाली है। सो ये एड इम्प्रेशंस आ गए। तो अब हम लोगों को दिखा बताना है कि एक ऐड कितनी एड्स दिखेगी एक कस्टमर को। सो इसके लिए सिंपल हम लोग क्या करेंगे, लॉक इन सेशंस। देखो हम लोग इसको मैनुअली डिस्कस भी करते हुए चलते हैं। तो 20 बार वो आया, ठीक है, और 20 बार आया और 20 मिनट तक खेला उसने, तो 20 × 20 400 मिनट्स टोटल उसने खेले। एक सेशन में आया वो, उसमें उसने 20 मिनट खेला, दूसरे सेशन में आया फिर 20 मिनट खेला, तीसरे सेशन में आया फिर 20 मिनट खेला। तो 20 सेशन किए उसने और सब में 20-20 मिनट खेला, तो 400 मिनट वो खेलेगा। ठीक है, 400 मिनट वो खेल रहा है, उसमें हर 10 मिनट में एक ऐड दिख रही है। तो 400 मिनट में कितनी ऐड दिख जाएगी, तो हम लोग बस इसे मल्टीप्लाई से कर देते हैं नंबर से, तो हमारे पास नंबर आ गया 40 एड्स दिखी है एक कस्टमर को। ठीक है, एक कस्टमर को हमारे 40 एड्स हम लोगों ने दिखाई है। ठीक है, 40 एड्स, हमें 1,000 हेड पे पैसे मिलने वाले, और 40 एड्स अभी तक हमने दिखाई है एक कस्टमर को। हमारे पास बहुत सारे कस्टमर्स है तो सबको 40-40 एड्स दिखने वाली है, ये हम लोगों ने असम्पशन ली है। सो आगे देखते हैं, इसे आगे ड्रैग कर लेते हैं। सो ये हमारे पास आ जाएगा 150 का आ चुका है कि 150 एड्स दिख सकती है एक कस्टमर को जब हमारा रेशियो गिर जाएगा। ठीक है, कि जब हम लोग ज्यादा एड्स दिखा रहे होगे, हर 5 मिनट में ऐड दिखा रहे होगे, क्योंकि कस्टमर रिटेन हो गया होगा तो हम लोग उसको ज्यादा एड्स दिखा सकते हैं। ये इन्होंने बेसिकली असम्पशन ली है। ठीक है, सो अब हम लोग को देखते हैं कि हर ऐड पे, हर 1,000 ऐड पे, क्योंकि इम्प्रेशंस में क्या है, सीपीएम में क्या है कि हमें 1,000 ऐड दिखाने पे कुछ पैसे मिलते हैं, कुछ डॉलर्स मिलते हैं। तो कितने डॉलर्स की इनकी अजम्पशन है, इनकी डॉलर्स की अजम्पशन है कि पहले 2 साल में इनको कुछ भी नहीं मिलेगा 1,000 एड्स दिखाने पे, फिर दूसरे साल में इनको 0.50 डॉलर्स मिलेंगे पर ऐड दिखाने, 1,000 ऐड देखने दिखाने पे। और फिर 1.5 और 2.5, ये बहुत ही ज्यादा इन्होंने बुरे नंबर्स लिए, लिटरली बहुत बुरे नंबर्स लिए। अब देखो ये नंबर्स है ना, देखने के लिए आपको ये भी देखना पड़ता है कि उस गेम की ऑडियंस कहाँ की है। सही है, अब जैसे अगर 1,000 इंप्रेशंस की, अगर यूएसए की मैं बात करूं, तो यूएसए के 1,000 इंप्रेशंस के गूगल एडसेंस अराउंड $20 देता है, $20 to $25। आपको इसकी रिसर्च करनी पड़ेगी, ये नंबर्स आपको दिखेंगे। इवन पाकिस्तान की एड्स के ऊपर ये रेट है कि 2.5 $2.5 मिलते हैं 1,000 ऐड दिखाने पे। कुछ नीचे के भी और मुल्क है, जैसे कि आपका वेनेजुएला हो गया, ईरान साइड हो गई, ये इन सब पे नॉर्मली $0.5 दिए जाते हैं फॉर 1,000 एड्स दिखाने के ऊपर। बहुत कम रेशियो, क्योंकि वहाँ बहुत ज़्यादा एडवर्टाइजर्स मौजूद नहीं है। सो
इस वक्त इन्होंने जो नंबर्स लिए हैं 0.5, ये ओवरऑल ऑब्वियसली एवरेज लिए कि इनके पास जो कस्टमर्स आएंगे वो पूरी दुनिया से आ रहे होंगे, क्योंकि गेम है, ठीक है, तो पूरी दुनिया से आ रहे होंगे, तो इन्होंने एक एस्टिमेट लगाया होगा कि यूएसए से इतने आ सकते हैं, हम लोग यूएसए में इतनी ऐड चलाएंगे, वहां से इतने आएंगे, पाकिस्तान में चलाएंगे, इंडिया में चलाएंगे, पूरी दुनिया में ऐड चल रही होगी, तो हर जगह से हमारे पास इतने इतने कस्टमर्स आ रहे होंगे। सो आप लोग चाहो तो इसे बड़ा कॉम्प्लेक्स और वेल डिजाइन भी बना सकते हो कि आप लोग हर एक का अलग अलग सीपीएम निकालो, फिर हर जगह से कितने कितने कस्टमर आ रहे हैं, हर जगह कितनी कितनी एडवर्टाइजिंग चल रही है, हर जगह का सीपीडी वगैरह क्या है, वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स आप बना सकते हो। अभी हम लोग ऑन एवरेज लेके चल रहे हैं हर चीज़ों को, अगर आप इसे चाहो तो बहुत कॉम्प्लेक्स वे में डिटेल ओरिएंटेड भी बना सकते हो, ठीक है। अगर आपको सीखना हो तो कमेंट करना, मैं डेफिनेटली आपको वो बनाना सिखा दूंगा, ठीक है, या मुझे मैसेज पे ज़रूर बताना। खैर, तो हम लोग अब इसे ना एवरेज नंबर से इससे बेहतर हो सकता था, और पहले ईयर में तो इन्होंने लिखा है कुछ भी नहीं मिलने वाला, दैट्स अनरियलिस्टिक, क्योंकि गूगल एडसेंस कभी भी कुछ भी देने वाला तो सीन है ही नहीं, वो कुछ ना कुछ तो देगा, ज़ाहिर ऐड दिखा रहा है, कुछ ना कुछ देगा। बट हमने बहुत अजम्पशंस लिए कि नहीं, और वो लोग अगर नहीं रिफ्लेक्ट करना चाह रहे तो हम लोग उसकी उनकी बात की अहमियत रखेंगे और हम लोग जीरो को ही लेके चलेंगे। सो हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं कि हमें कितने एड इम्प्रेशंस वगैरह मिलने वाले। सो एड कॉस्ट पर 1000 इम्प्रेशन, ठीक है। सो इससे हम लोग लिख देते हैं अराउंड 0.0 डॉलर उन्होंने पहले साल का सोचा हुआ है, पहले 6 महीने का सोचा हुआ है बेसिकली, तो हम इसे डॉलर्स में रखते हैं विथ 2 डेसिमल पॉइंट्स। फिर हमारे पास 0.5 है फॉर नेक्स्ट, फिर 1 था आई गेस, 1.5 एंड 2.5। ये आगे और बहुत ज़्यादा हो सकता है, ऑब्वियसली ये $10 तक जा सकता है। सो 2.5, ठीक है। तो ये हमारे पास आ गया नंबर्स के कितने हमारे पास। अब हमारे पास ये नंबर्स आ चुके हैं, मैं इन सबको थोड़ा सा बोल्ड कम कर देता हूँ, क्योंकि ये इसकी आप बेहतर हेडिंग वगैरह भी डाल सकते हो, ये हेडिंग मुझे बहुत ज़्यादा पसंद नहीं आ रही, हम लोग इसे या तो थोड़ी बेहतर कर लेते हैं, एड इम्प्रेशंस पर यूज़र पर मंथ, ठीक है, थोड़ा ऐसे बेहतर वे में रिफ्लेक्ट मैंने करवाया है जस्ट। और ठीक है, हमारे पास 1,000 उसकी आ चुकी है कि कॉस्ट पर 1000 इम्प्रेशन के क्या हमें पैसे मिलने वाले हैं। तो हम लोग इससे पहले 1 इम्प्रेशन का ले आते हैं, क्योंकि हमारे पास टोटल नंबर ऑफ इम्प्रेशन हमें पता है ना कि कितने आने वाले, तो उस हिसाब से हम लोग चीज़ें निकालते हैं। सो हम लोग लिख लेते हैं कॉस्ट पर इम्प्रेशन, एड इम्प्रेशन लिखते हो ज़्यादा बेहतर रहेगा, ठीक है। तो ये 1,000 के ऊपर इतने देने वाले हैं, तो हम लोगों को बस इसे डिवाइड करना पड़ेगा 1000 से, तो हमारे पास आ जाएगा एक ऐड का कितने पैसे हमें मिलने वाले। इसे हमें डेसिमल्स बढ़ाने पड़ेंगे, ठीक है, तो ये हमारे पास नंबर शोर है। ये हमारे पास आ रही है अमाउंट कि हम लोग लगभग 0.0025 पर एड देख के कमा रहे डॉलर्स, ठीक है। तो अब हमारे पास एक कस्टमर कितना है, एड इम्प्रेशन पर यूजर पर मंथ, तो एक कस्टमर को 40 एड्स दिख रही है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग हमारी अमाउंट निकाल सकते हैं। हम लोग यहाँ पे इसको एक नाम दे सकते हैं, जैसे कि रेवेन्यू, ठीक है, पर यूजर मंथली, ठीक है, हमारे पास एक यूजर पे, यहाँ पे भी हम लोग रेवेन्यू पर ऐड को कर देते हैं कॉस्ट की जगह, ठीक है। एक ऐड पे हमें इतने रुपए मिल रहे हैं, और इसको टोटल 40 एड्स दिखी है एक बंदे को, ठीक है, टोटल 40 एड्स दिखी है, तो हम लोग इसे आगे ड्रैग कर लेते हैं कि हमें एक बंदे से कितना रेवेन्यू मिलने वाला है। ये हमारे पास एक कस्टमर का रेवेन्यू आ रहा है कि एक यूजर का मंथली जो हम लोगों की अर्निंग होगी वो अराउंड 0.37 सेंट्स होगी, मतलब 0.5 सेंट बन जाते हैं ना, 1 सेंट के आसपास होगी। अब अगर आप लोग बड़ी बड़ी गेम्स, बड़े बड़े ऐप्स की बात करो, जैसे इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब हो गया, तो वो लोग नॉर्मली अपने एक यूजर से मंथली लगभग 10-15 डॉलर्स कमा रहे हैं, अगर मैं आप लोगों को दिखा सकूं ये चीज़ें। फेसबुक अर्निंग्स पर यूजर, ठीक है,
सो वो लोग अराउंड ग्लोबल अगर एवरेज की बात की जाए तो वो लोग $13.12 का कमा रहे हैं ऑन एवरेज। अभी हम लोग भी एवरेज लेके चल रहे हैं, ग्लोबल एवरेज, तो वो लोग $13 ऑन एवरेज कमा रहे हैं। तो हम लोगों ने तो $1 भी नहीं रखा, तो इन्होंने बहुत ही मिनिमलिस्टिक अप्रोच रखी हुई है। सो गेम्स की अगर बात करें तो आई गेस गेम्स फिर भी जैसे ये $13 है फेसबुक का, तो फेसबुक ऑब्वियसली बहुत बड़ा ब्रांड है, तो अगर गेम्स की बात करें तो वो लगभग $2-3 तक तो कमाई रही होती है नॉर्मली पर यूजर से। सो इनका तो अभी 0.5 है, ऑब्वियसली ग्रेजुअली शायद ये लोग ग्रो करेंगे। अगर हम लोग रेवेन्यू के जो एड इम्प्रेशंस के नंबर है अगर हम इसे $5-10 पे ले जाए तो जाहिर है ये नंबर ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा। जैसे अगर मैं यहाँ पे $10 कर देता हूँ तो देखो हमारा पर यूजर ऑटोमेटिकली $1.5 हो गया। सो बस इन्हें अपनी एड इम्प्रेशंस के नंबर को बढ़ाना है, इन्हें बाहर के कस्टमर्स को ज्यादा टारगेट करना है। अब आई डोंट नो व्हाट दे आर थिंकिंग राइट नाउ, इन्होंने बहुत कम रखा है बट विल गो विद इट राइट नाउ। सो ये हमारे पास एक कस्टमर का रेवेन्यू आ चुका है। अब हमें इसे मल्टीप्लाई क्या कर देना है, हमारे पास इसके इसके थ्रू आ जाएगा टोटल रेवेन्यू। टोटल रेवेन्यू कैसे आ जाएगा, हमारे पास एक कस्टमर से इतने पैसे अर्न हो रहे और हमारे पास टोटल कितने कस्टमर्स हैं मंथली 200। सो हमारे पास कितनी अमाउंट बन के आ गई। ऑब्वियसली इनिशियली तो कुछ भी बन के नहीं आएगी क्योंकि इनिशियली कुछ पैसे नहीं है। आई थिंक मुझे इसे भी डॉलर में सही से फॉर्मेट कर देना चाहिए के विथ मोर डेसिमल्स। सो ये भी डॉलर्स में हम लोग इसे फॉर्मेट कर देते हैं। ओके, सो अब इसे आगे मैं ड्रैग कर देता हूँ, तो अब मेरे पास अच्छे खासे नंबर्स डेफिनेटली आपको दिख रहा होगा आ चुके। सो कंपनी अराउंड $2.3 मिलियन कमा रही होगी बाय द एंड ऑफ दिसंबर 2025, विच इज ह्यूज। ऑब्वियसली वो लोग एक महीने में $2.3 अर्न कर रहे होंगे बिकॉज वो लोग एक यूजर से कम पैसे कमा रहे बट उनके जो नंबर ऑफ यूजर्स है वो बहुत ज्यादा है क्योंकि उन्होंने रिटेन किए हुए कस्टमर्स। बिकॉज वो लोग बहुत ज्यादा एड्स नहीं दिखा रहे, वो लोग लोगों को फ्री में चीजें दे रहे हैं जिसकी वजह से लोग स्ट्रक है उनकी गेम पे। उन लोग एक तरीके से आप कह सकते हो कि एडिक्ट हो रहे हैं उनकी गेम के। सही, क्योंकि उन्होंने बहुत ज्यादा उनके लिए बैरियर्स नहीं रखे हुए कि उनको परचेज करनी पड़ेगी तभी जाके वो आगे ग्रो कर सकते हैं, मतलब गेम में नेक्स्ट लेवल पे जा सकते हैं। तो उन्होंने बहुत ज्यादा बैरियर्स नहीं रखे हुए जिसकी वजह से लोग स्ट्रक थे उनकी गेम के ऊपर और वो लोग इस वजह से अच्छा खासा रेवेन्यू अर्न कर रहे हैं। सही। सो ये हमारा रेवेन्यू आ गया है कि टोटल कंपनी कितना रेवेन्यू कमाने वाली है। सो रेवेन्यू साइड तक हमारी असम्पशंस डन हो चुकी है। हम लोग इसे अब ढंग से बस फॉर्मेट कर लेते हैं ताकि हमारी बच्ची से थोड़ी सी सेटल आउट हो जाए। सो आई थिंक हमें यहाँ से कुछ चीज़ें हटा देनी चाहिए। ओके, आई थिंक मुझे इसे यहाँ पे थोड़ा फॉर्मेट कर देना चाहिए क्योंकि एक साइड तो हमने कवर कर ली है। अब हम लोग अपनी दूसरी साइड के ऊपर बढ़ेंगे विच इज ऑब्वियसली आवर आवर कॉस्टिंग साइड। ओके, कॉस्टिंग एंड एक्सपेंसेस साइड भी हमें अब कवर करनी है, सो हम लोग उसके ऊपर चलेंगे। सो मैं बस यहाँ पे बॉर्डर्स वगैरह कुछ लगा दूँ ताकि ये फॉर्मेट सही से लगे हमें। और मैं यहाँ पे भी कुछ ये नंबर भी, ताकि मुझे एटलीस्ट से पता भी चलता रहे कि कौन से नंबर हमने कैलकुलेट किए हुए हैं और कौन से नंबर हार्ड कोडेड है। इसके आप कर सकते हो, डिजाइनिंग वगैरह कर सकते हो, ब्लू फॉन्ट्स वगैरह में रख सकते हो हार्ड कोडेड नंबर्स को, बट अभी हम लोग ये सब नहीं करने वाले। हम लोग बाद में इन सब चीज़ों को देख लेंगे। सो ये हमारे मेन नंबर्स है जो मैंने हाईलाइट कर दिए हैं और ये हमारा टोटल रेवेन्यू। सो इसे भी हम लोग यहाँ पे ऊपर ही ले आते हैं। सो आई थिंक दैट्स इट। सो हमारी रेवेन्यू जो साइट है, जो कस्टमर एक्विजिशन और उसके अंदर जितने भी छोटे छोटे पॉइंट्स थे वो सब तो हाईलाइट हो चुके हैं। अब हमें जाना है हमारे नेक्स्ट उस पे नेक्स्ट रिक्वायरमेंट पे विच इज इंफ्रास्ट्रक्चर एंड कॉस्टिंग साइड। मैं इसे भी थोड़ा सा ब्लू कलर कर देता हूँ बैक एंड पे ताकि हमें पता चले दैट इट्स अ डिफरेंट हेडिंग। ओके, अब हम लोग अपने दूसरे नेक्स्ट लेवल पे बढ़ रहे हैं विच इज आवर कॉस्टिंग साइड। सो कॉस्टिंग हम लोग कर लेते हैं। कॉस्टिंग में भी हमारे पास एक कॉस्टिंग साइड होगी, एक एक्सपेंसेस साइड होगी, तो दो अलग अलग अजम्पशंस है। सो हम लोग यहाँ पे पहले कॉस्टिंग्स देख लेते हैं कि कॉस्टिंग क्या है कंपनी की। तो कॉस्टिंग में बेसिकली एक गेम के लिए दो ही खर्चे होते हैं। एक तो उनका सपोर्ट स्टाफ जो कि उनकी गेम्स के अंदर के जो लोगों से डील कर रहा होगा, ठीक है, जो यूजर्स उनकी कंप्लेंट्स को डील कर रहा होगा, और एक इंफ्रास्ट्रक्चर कॉस्ट जैसे कि होस्टिंग वगैरह, डोमेन वगैरह, और बस यही सब होते हैं नॉर्मली। सो होस्टिंग के इन्होंने खर्चे बताए हुए।
होस्टिंग के लगभग $25,000 पर मंथ ये लोग देने वाले इनिशियली, और फिर इसके बाद जैसे जैसे इनके पास कस्टमर का जो डेटा बेस है वो बढ़ता जाएगा तो इन्हें एक हैवी होस्टिंग लेनी पड़ेगी, तो ये लोग हर साल अपग्रेड कर रहे अपनी होस्टिंग के अंदर, ताकि वो लोग ज़्यादा कस्टमर्स को हैंडल कर सके अपने ऐप के ऊपर। इसके अलावा जो सपोर्ट स्टाफ है, सपोर्ट स्टाफ का इन्होंने कहा हुआ है कि ये लोग 70,000 यूजर्स को संभाल सकता है एक सपोर्ट स्टाफ। तो हमें देखना पड़ेगा हमें कितने सपोर्ट स्टाफ की जरूरत है, और एक सपोर्ट स्टाफ को ये लोग लगभग 1 लाख रुपए पर मंथ दे रहे हैं। ठीक है, पाकिस्तानी, तो हमें इसे डॉलर में भी कन्वर्ट करना पड़ेगा। इन्होंने जो डॉलर का एक्सचेंज रेट बोला है वो 250 बोला है, बट हम लोग इसे करंट के ऊपर ही लेके चलेंगे, 275 के ऊपर। वो फिर बाद में बस एक नंबर अपडेट कर दो तो चीज़ें सेटल आउट हो जाएगी। हम लोग इसे अभी अपने 275 पे ही लेके चलेंगे चीज़ों को। सो मुझे 1 सेकेंड जरा पानी पीने का रेस्ट दो, आप लोग जरा इस मॉडल को देखो तब तक। ओके, सो चलो हम लोग आगे बढ़ते हैं। हाँ मैं, चलो आज। सो सबसे पहले हम लोग होस्टिंग होस्टिंग की कॉस्ट ले लेते हैं कि होस्टिंग पे हमें कितने पैसे देने पड़ेंगे, उसके बाद ही हम लोग आगे दूसरी चलो हम लोग अमेजोन वेब होस्टिंग के खर्चे ले लेते हैं। ठीक है, ये काफ़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड है, इसमें ऐसा कुछ ज़्यादा चीज़ें हमें अज्यूम करने की जरूरत नहीं है। इट्स 25,000 इनिशियली फॉर फर्स्ट ईयर। इसके बाद फॉर सेकेंड ईयर इट वाज 50,000, एंड फॉर द लास्ट ईयर इट वाज 125,000। ठीक है, सो लोग इसे लेके चलते हैं, और हम लोग इसकी फॉर्मेटिंग जो है वो ऊपर वाली ही अप्लाई कर देते हैं, और इसके ऊपर से आके ड्रैग एंड ड्रॉप कर देते हैं। सो ये हमारा पहला खर्चा आ गया, ये कॉस्ट का पार्ट है। ओके, अब इसके बाद हमारे एक और खर्चे है विच इज़ ऑब्वियसली, अगर मैं जाके देख लूँ, विच इज़ सपोर्ट स्टाफ की जो हमारी कॉस्ट है। तो हमें सबसे पहले ये डिटेक्ट करना पड़ेगा कि एक सपोर्ट स्टाफ कितने बंदों को हैंडल कर सकता है। तो 70,000 बंदों को हैंडल कर सकता है, तो हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं सपोर्ट स्टाफ यूज पर हमें क्या लिखना चाहिए, एक सपोर्ट स्टाफ कितने यूजर्स को हैंडल कर सकता है ना, कितने सपोर्ट स्टाफ यूजर्स फॉर पर सपोर्ट स्टाफ के, एक सपोर्ट स्टाफ पे पर सपोर्ट स्टाफ यानी एक सपोर्ट स्टाफ पे कितने यूजर्स हम लोग हैंडल कर सकते हैं, विच इज 70,000। कि हमारे 70,000 हमारे यूजर्स हैंडल हो सकते हैं। अब ऑब्वियसली जैसे ही हम लोग एआई के वक्त में अब आ चुके हैं, तो हो सकता है वक्त के साथ साथ चीज़ें ऑटोमेटिकली बेहतर हो जाए और हम लोग कम सपोर्ट स्टाफ की नीड पड़े, बट अभी हम लोग अजम्पशन लेके चल रहे हैं कि हमें काफ़ी सारे सपोर्ट स्टाफ लोग चाहिए होंगे, क्योंकि 70,000 एक बंदा संभाल रहा है। आगे आपने देखा हमारे पास मिलियंस ऑफ यूजर्स है, तो आपको पता ही होगा मिलियंस ऑफ यूजर मतलब हमें 100 सपोर्ट स्टाफ रखना पड़ सकता है। आगे चल के मैं देखता हूँ कितना जा सकता है। तो हम लोग इस पे अब सपोर्ट स्टाफ को कैलकुलेट करते हैं। तो सपोर्ट स्टाफ पे हम लोग क्या रखते हैं कि कस्टमर कस्टमर सपोर्ट टीम, कितनी टीम हमें चाहिए। ठीक है, तो हम लोगों को इसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमें ये देखना पड़ेगा कि कितने यूजर्स है हमारे पास, मंथली एक्टिव यूजर्स कितने हैं। 200 यूजर्स है, तो मतलब एक बंदा 200 यूजर्स को तो संभाल ही लेगा। सो हम लोग इस नंबर को डिवाइड कर देंगे इससे। तो यहाँ पे आ रहा है कि हमें 0.002 सपोर्ट स्टाफ की जरूरत है। ऑब्वियसली दैट कांट बी डन, सो हम लोग इसे राउंड अप कर देते हैं टू द नियरेस्ट नंबर। ओके, सो हमें एक सपोर्ट स्टाफ की ज़रूरत है, हम इसमें कोई डेसिमल नहीं देख रहे, हम लोग एक सपोर्ट स्टाफ को लेके चल रहे हैं इस वक्त। आगे चलते हैं, और आगे चल के आप देख सकते हो हमारे जो नंबर ऑफ कस्ट यूजर्स है वो बढ़ते जा रहे हैं, 1200, 1500, 2800। तो हमारे पास यहाँ पे एक ही सपोर्ट स्टाफ इनफ होगा, 66,000 एक सपोर्ट स्टाफ इनफ होगा, तो एक ही आ रहा है। अब हमारे पास 83 होने वाले नेक्स्ट मंथ के अंदर यूजर्स, तो हमें एक और सपोर्ट स्टाफ लाना पड़ेगा। हम ये नहीं कर सकते कि हम अपने एक ही सपोर्ट स्टाफ को बोले कि भाई बस 8,000 तो ज़्यादा है, तू ही संभाल ले। एक का टारगेट 70 है, तो वो भी हम लोगों ने काफ़ी ज़्यादा रखा हुआ है कि वो बहुत ज़्यादा डीलिंग कर रहा होगा, तो हम लोगों को दूसरा बंदा रखना ही पड़ेगा। हम उनको रियल आराम दे सकते हैं कि भाई तू 36 को कर ले, तू भी 36 को कर ले, तो हम दो 40-40 हैंडल कर लो। ये नहीं कह सकते कि भाई तू ही 80 कर ले, तो हम लोग एक और का सपोर्ट स्टाफ ले आएंगे। सो बिल्कुल परफेक्टली काम कर रहा है फॉर्मूला, तो हम लोग इसे आगे ड्रैग कर लेते हैं। और आपको दिख रहा होगा कि अराउंड 92 सपोर्ट स्टाफ हमें रिक्वायर्ड है
ठीक है, ओवर द पीरियड के जिस तरीके से हमारे यूजर बढ़ते जा रहे हैं तो हमें सपोर्ट स्टाफ बहुत ज़्यादा रिक्वायर्ड है। ठीक है, तो सपोर्ट स्टाफ हमारे पास आ जाएगा। आई कैन लेट मी चेक कि क्या आगे कुछ एजम्पशन चेंज तो नहीं हो रही। नहीं, ऐसा कोई एजम्पशन चेंज नहीं हो रही। और इनकी जो सैलरी है वो अराउंड 1 लाख रुपीज़ होगी। सो सैलरी, टोटल सैलरी हम लोग कह सकते हैं। ठीक है, सपोर्ट कस्टमर सपोर्ट सैलरी। तो हम लोग इस इन्हें जो अमाउंट देने वाले वो पीकेआर में देने वाले, तो मैं यहाँ पे पहले पीकेआर में अमाउंट लिख लेता हूँ कि हम लोग इन्हें 1 लाख रुपए ऑन एवरेज देने वाले हैं। ठीक है, अब इसमें भी हमने अजम्पशन लिए कि 3 साल में हम लोग 1 लाख ही दे रहे। सारे किसी को हम लोग क्या कहते हैं, इंसेंट किसी की ग्रोथ हो रही होगी, सारे किसी की अगर 1 लाख है तो वो 1 लाख 20, 1 लाख 30 हो रही होगी, शायद उनकी सैलरी बढ़ रही होगी। सो हमने यहाँ पे अजम्पशन शायद यही है कि ऑन एवरेज है, जो नए आ रहे होंगे बंदे उन्हें हो सकता है हम लोग 70-75 हज़ार पे रख रहे हो, और कुछ जो पुराने हैं वो 1 25 1.5 पे पहुंच गए हो, तो ऑन एवरेज जो सैलरी है वो 1 लाख ही रहेगी। ये हमारी अजम्पशन है। ठीक है, सो हम इसे डॉलर्स में कन्वर्ट कर लेते हैं। सॉरी, डॉलर्स में नहीं, हम इसे पी के आर में रखते हैं। ठीक है, मुझे कोई डेसिमल्स नहीं चाहिए। और मैं इस नंबर को भी जो फॉर्मेट है वो इसी तरीके से कर लेता हूँ। मुझे इसके आगे बॉर्डर्स वगैरह चाहिए विथ नो डेसिमल्स। ठीक है, ताकि हम लोग इसे अच्छे से आइडेंटिफाई कर सके कि ये हमारा नंबर एक एक्स्ट्रा नंबर है, हमें इसे आगे यूटिलाइज करना है। तो अब हम लोग सैलरीज के ऊपर आते हैं कि हमें कितनी यूएसडी में सैलरी देनी है। ठीक है, तो सबसे पहले हमारे एक बंदे की कितनी सैलरी होगी हम लोग वो कैलकुलेट करते हैं। तो हम लोग 1 लाख रुपए दे रहे हैं। ठीक है, इसे मैं लॉक कर लेता हूँ क्योंकि हम आगे ड्रैग करने वाले। डिवाइडेड बाय ये कन्वर्जन रेट चल रहे, इसे भी हम लॉक कर लेते हैं। तो हमारे पास डॉलर्स में अमाउंट आ जाएगी, तो अराउंड $357 हमें उनको देने हैं। ठीक है, इससे हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा नंबर ऑफ सपोर्ट स्टाफ कि कितने हमारे पास लोग मौजूद है, तो 1 ही है, तो हमारे पास सेम ही अमाउंट आएगी। ऐसा कोई चेंज नहीं आएगा इसमें। हम लोग इसकी फॉर्मेटिंग ऊपर से ही ले लेते हैं। ठीक है, और इसे मैं 1 डेसिमल पे रखता हूँ। आई गेस 2 डेसिमल पॉइंट्स में भी, या फिर हम लोग इसे ठीक है, आई थिंक हम लोग इसे इसी नंबर्स पे रखते हैं। ज़्यादा डेसिमल्स की जरूरत नहीं है, 2 डेसिमल पॉइंट्स तक रखते हैं। सो आगे ड्रैग करते हैं इसे। देख लेते हैं, यहाँ पे हमारे पास 92 लोग मौजूद हैं। ठीक है, और हम एक बंदे को कितने पैसे दे रहे हैं, तो यहाँ पे हमारे पास नंबर लिखा हुआ आ गया 357 हम लोग एक बंदे को दे रहे हैं। और 92 लोग हैं हमारे पास, तो अराउंड हम लोग कितनी सैलरीज दे रहे हैं, $32,000 हम लोग इनको सैलरी पे कर रहे हैं। ये हमारे पास इनकी सैलरी आ चुकी है कि कितनी सैलरी बनने वाली है इनकी। ठीक है, तो ये हमारी कॉस्टिंग आ गई। हम लोग इस कॉस्टिंग को बस यहाँ तक रखते हैं कि ये हमारी कॉस्टिंग हो गई ऐसा, जिसके अंदर और कोई हमारे पास आइटम नहीं मौजूद है। ये नॉर्मल हमारी कॉस्टिंग्स है। इसके अलावा अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और हम लोग अपने नेक्स्ट जो एक्सपेंसेस है, अब हम लोग एक्सपेंसेस की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, अब हमारे पास कुछ एम्प्लॉयज़ है, उनकी हमें सैलरी कैलकुलेट करनी है। एम्प्लॉयज़ की सैलरी क्या होगी, एम्प्लॉय, या फिर हम लोग इसे एम्प्लॉयज़ ही कह लेते हैं। चलो, एम्प्लॉयज़ ऑपरेशंस जो देख रहे होगे वो वाले हमारे। ठीक है, इससे भी आप इसमें डाल सकते थे, बट जस्ट फॉर अलग अलग रखने के लिए हम लोगों ने एक को कॉस्ट में कंसिडर किया, एक को हमने एम्प्लॉयज में कंसिडर किया। यू कैन डू वॉट एवर यू वांट। इनके पास कितने ऑफिसर्स हैं, इनके पास मार्केटिंग ऑफिसर्स है, उनके पास क्रिएटिव डिजाइनर्स है, इनके पास एप्लीकेशन डेवलपमेंट टीम है। आई थिंक मुझे यहीं से बस इनके नाम कॉपी कर लेने चाहिए क्योंकि मैं इन सब के नाम अलग अलग नहीं लिख सकता। कंट्रोल C और यहाँ के कंट्रोल V, कंट्रोल V, कंट्रोल V एंड कंट्रोल V। आई थिंक और कोई नहीं है। ओके, सेल्स टीम भी है। ओके, एक सेकंड, और एक सेकंड, एक चीज और मुझे दिखी अभी, मैं ऊपर भी चेक कर लेता हूँ। नो, यहाँ बेनिफिट्स भी कुछ इंक्लूडेड थे, तो मुझे लगा शायद पीछे कॉस्ट में भी कोई बेनिफिट्स वगैरह ना दिए हुए हो। यहाँ उनको कोई बेनिफिट्स नहीं दिया जा रहा है, इनको एक्स्ट्रा बेनिफिट्स भी दिए जा रहे हैं जो कि ऑब्वियसली इंसेंटिव्स वगैरह होते हैं वो भी दिए जा रहे हैं। लेट्स से इनकी अब क्या है सैलरीज वगैरह। इनकी सैलरी 1,20,000 प्लस इंसेंटिव्स 25-30 हज़ार। अब आप इसमें डायरेक्टली 25% को अकोमोडेट कर सकते हो, मतलब 3 लाख का 25% इस अराउंड 75,000। तो आप इनकी जो सैलरीज लिख रहे हो वो आप 375 डायरेक्टली लिख सकते हो।
या फिर आप इसको बाद में जाके उनके बेनिफिट्स को अलग से अकोमोडेट भी कर सकते हो, इट्स अप टू यू। ठीक है, मेरे हिसाब से हमें बाद में जाके ही 25% अकोमोडेट कर देना चाहिए। टोटल जो सैलरी सारी होगी उसमें 25% हम लोग एडिशनल कर देंगे, क्योंकि सबको 25% ही दिया जा रहा है। किसी का ये नहीं, किसी को 30 दिया जा रहा हो, किसी को 20 दिया जा रहा हो, तो ऑन एवरेज सबका 25% ही। बट ये भी चीज़ है कि आगे चल के हमें मसला आ सकता है कि कभी किसी को 25 दिया जा रहा है तो कभी किसी को 20 भी दिया जा सकता है, तो उसमें फिर हमें, अगर हम लोग डायरेक्ट कैलकुलेशन की होगी तो हमें बाद में मसला आ सकता है। सो देख लेते हैं, अभी हम लोग जस्ट फॉर द वेबिनार पर्पस हम लोग इसे डायरेक्टली लिख लेते हैं। ठीक है, हम लोग बाद में इसमें अगर आप लोग करने चाहोगे तो आप लोग इसमें एडजस्टमेंट्स कर सकते हो। ठीक है, सो 1,20,000 हम लोग इसकी सैलरी लिख लेते हैं। ठीक है, 3 लाख रुपए, 7.5 लाख रुपए, सो काफ़ी ज़्यादा सैलरीज दे रहे हैं, जाहिर है रेवेन्यू काफ़ी जा रहा है, इस वजह से ज़्यादा सैलरीज दी जा रही है। और 75,000 और 1,25,000, 75,000 इनको सैलरी दी जा रही है, और 1,25,000 और 1 लाख, सो 1,25,000 और 1 लाख। ओके, सो यहाँ मेरे पास इनकी सैलरीज आ गई है, बट ऑब्वियसली सैलरीज डिटरमाइन करने से पहले मुझे ये डिटरमाइन करना पड़ेगा कि इनकी नंबर ऑफ टीम में लोग कितने हैं। मैं पहले टीम डिटरमाइन करनी पड़ेगी। आई गेस मुझे इनको इनकम स्टेटमेंट में ही मैं इन सब चीज़ों को लिख दूंगा। अभी मैं यहाँ पे सिर्फ एज अ हाईलाइटर लिख देता हूँ, मैं इनकी सैलरीज यहाँ पे कैलकुलेट नहीं करूँगा, मैं डायरेक्टली वहीं पे कैलकुलेट कर लूँगा इनकी सैलरीज। सो यहाँ पे मैं सिर्फ इनकी टीम की साइज लिख देता हूँ कि टीम की साइज कितनी होने वाली है। सो अगर मैं ऊपर वापस आऊँ, सो 1, 5, 20, 40 और 100, बहुत ज्यादा लोग हैं। पहले 6 महीने में 1 है, फिर अगले 6 महीने में 5 है, फिर अगले 6 महीने में 20 है, फिर अगले 6 महीने में 40 है, एंड फिर लास्ट ईयर के अंदर 100 है, तो वो पूरे 100 ही लेके चलेंगे। तो 1, 5, 20, 40, 100। एक ये ऑब्वियस भी है, क्योंकि जाहिर है आप एक जब बड़ी ऐप चले, जब बहुत ज़्यादा लोग आ रहे होंगे तो आपको अपनी ऐप पे बहुत ज़्यादा काम करना पड़ेगा, वर्किंग के लिए टीम बड़ी करनी पड़ेगी, जाहिर है इसके बाद फिर आपका रेंटल एक्सपेंस ही बढ़ेगा, हर चीज़ें बढ़ रही होगी, मार्केटिंग ज़्यादा करनी है। तो जब इतनी ज़्यादा मिलियंस ऑफ रुपीज़ की, जब मिलियंस ऑफ डॉलर्स की जब मार्केटिंग हो रही है, तो उसके लिए बहुत ज़्यादा बड़ी टीम रिक्वायर्ड होगी, सिर्फ एक बंदा पूरी मार्केटिंग हैंडल नहीं कर सकता। सो डिज़ाइनर्स भी बहुत ज़्यादा रिक्वायर्ड हो गए। सो ऑब्वियस है कि ये चीज़ें काफ़ी ज़्यादा सेंस कर रही है, और नॉर्मली एक एप्लीकेशन के अंदर इसी तरीके का सिस्टम होता है। सो 100 का आ गया। क्रिएटिव डिज़ाइनर्स हमें कितने चाहिए? 5, 10, 15, 30 और 50। सो सेम मंथ्स का हिसाब है, सो 5, 10, 15, फिर 30, 50। ठीक है, तो हम लोग इसे फटाफट लिख लेते हैं। 5, 10, 15, 30 और फिर लास्ट है हमारा 50। ठीक है, अब ये आ गया हमारे पास। अब एप्लीकेशन टीम, एप्लीकेशन टीम 20, 40, 60, 100, 200। अगेन रियलिस्टिक है, बहुत बड़ी टीम हमें रखनी पड़ेगी टू हैंडल ऑल द वर्क। ठीक है, 20, 20 के बाद क्या था? 40 था आई गेस। 40, 60, 100। 40, 60, 100, लास्ट वन इज 200। सो नंबर ऑफ एम्प्लॉयज भी बहुत ज़्यादा है इनके पास, लिटरली स्पीकिंग। सो एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ ये आई गेस कम होना चाहिए, 5, 15, 25, 40, 80। सो अगेन 5, 15, 25, 40 एंड 80। इनको बिठाने के लिए बहुत जगह जगह रिक्वायर्ड होने वाली मेरे हिसाब से। रेंटल एक्सपेंस भी हमें काफ़ी ज़्यादा ग्रेजुअली बढ़ते हुए दिखेगा, क्योंकि टीम बहुत बड़ी बढ़ रही है स्पीड में। 3, 5, 10, 25, 50। 3, 5, 10, 3, 3, 5, 10, 25 एंड लास्ट इज 50। लास्ट
इज द सेल्स टीम 3 5 8 20 40। 3 5 8, तो 3 5, यहाँ से मैं सेम ही कॉपी कर देता हूँ, 8, फिर 20 और 40 है तो अलग नंबर से, तो हम इसे नीचे ले आते। ओके, सो वी आर डन विद द सेल्स टीम नंबर्स। अब हम इसका यहाँ पे टोटल निकाल सकते हैं कि टोटल हमारे पास टीम में कितने लोग हो गए। ठीक है, तो देख लेते हैं। सो हमारे पास यहाँ पे नंबर आ जाएगा टोटल। सो ये हमारे नंबर ऑफ एम्प्लॉयज है जो हमारे पास मौजूद हो गए। 500 लोग यहाँ पर है और 100 लोग ऊपर भी थे सेल्स टीम में, कस्टमर सपोर्ट टीम में। तो लगभग 600 लोगों की टीम है हमारी इस वक्त जो एस्टिमेटेड है। इनकी सैलरीज हम लोग बाद में कैलकुलेट करेंगे। ओके, ये हो गया। अब हम लोग देख लेते हैं इनको हमें ग्रेजुएटी वगैरह जो भी देनी हो हम लोग आगे डिस्कस कर लेंगे। 25% को हमें इनको बोनस देना है, ठीक है, तो हम लोग आगे ही लिख लेंगे। अब बाकी हम लोग रिमेनिंग जो है हमारे अदर जो एक्सपेंसेस है वो लिख लेते हैं। सो मैं यहाँ पे आके पहले इसका फॉर्मेट कॉपी कर लेता हूँ पूरा। ठीक है, इसे एक बार फिर फॉर्मेट कॉपी कर लेते हैं। ओके ओके, सो अब अदर एक्सपेंसेस जो लास्ट एक्सपेंसेस है हमारे, वो हम लोग यहाँ पे डिनोट कर लेते हैं कि क्या क्या है। सो इसमें हमारे पास आ रहा है अदर मार्केटिंग एक्सपेंसेस है। ऑब्वियसली जब हम लोग मार्केटिंग कर रहे होते हैं तो हो सकता है कि कभी हमें किसी बाहर वाले की हेल्प लेनी पड़ जाए, किसी एजेंसी की हेल्प लेनी पड़ जाए, कुछ मॉडल्स वगैरह मंगवाने पड़ जाए। तो इस वजह से हमें इसका एक एस्टिमेटेड रखना पड़ता है कि हम लोगों को कुछ एक्स्ट्रा मार्केटिंग भी करनी पड़ सकती है। तो उसके लिए 5,000 का इनका बजट है। इसके अलावा अगर हम लोग एप्स वगैरह बना रहे हैं तो उसके लिए जो एडोब फोटोशॉप, इन सब के जो बड़े बड़े टूल्स वगैरह है, वेबसाइट डिज़ाइनिंग के अलग टूल्स, एप्लीकेशन डिज़ाइनिंग के अलग टूल्स, फिर ग्राफिक्स के अलग टूल्स, फिर एडमिनिस्ट्रेटिव के लिए एक अलग टूल्स वगैरह, सबकी सब्सक्रिप्शंस, इन सब के की कुछ चार्जेस हो गए। तो इन्होंने उसका भी एक हिसाब रखा है कि टेक्नोलॉजी पे इनको बहुत इन्वेस्ट करना पड़ेगा। तो 50,000 पहले साल में, फिर अगले 2 साल में 25,000 पर मंथ है, क्योंकि इनिशियली उन्होंने काफ़ी सारी टूल्स वगैरह जो थी वो तो ले लिए। फिर इसके बाद मिसलिनियस एक्सपेंसेस, कुछ भी नए एक्सपेंसेस आ सकते हैं, तो उसके लिए 5,000 का इन्होंने एक एक्स्ट्रा रखा हुआ है बजट के। कुछ भी अनएक्सपेक्टेड एक्सपेंस आता है तो उससे कवर अप किया जा सके। रैंड एक्सपेंसेस इन्होंने यहाँ पर डॉलर्स में ही दिए हुए, गुड है हमें, क्योंकि हमें वरना पाकिस्तानी में कन्वर्ट करना पड़ता है। तो $2,000 मतलब 5 लाख रुपए का इन्होंने एक्सपेंस इनिशियली सोच के रखा है। फिर आगे चल के आप देख सकते हो, जैसे कि हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि 600 लोगों की टीम है इनकी, तो $50,000 का इनका रेंट एक्सपेंस है, विच इज लाइक व्हाट 1.5 करोड़ रुपए। 1.5 करोड़ रुपए इनका सिर्फ रेंट एक्सपेंस आ रहा है। सो विच इज ह्यूज ऑब्वियसली। सो ये भी इन्होंने एक एक्सपेंस सोचा हुआ है कि यहाँ पे इनका रेंटल एक्सपेंसेस होगा। फिर इसके अलावा इन्होंने कुछ रेवेन्यू का 5% इन्होंने और कहा हुआ है कि और इनके खर्चे आ सकते हैं, विच दे डोंट नो, मे बी शायद कुछ भी खर्चे आ सकते हैं, अनआइडेंटिफाइड खर्चे। तो उसके लिए भी इन्होंने 5% का एक है ना अलाउंस रखा हुआ है। तो ओके, गुड है, बस दैट्स इट। ये हमारे मॉडल का लास्ट पार्ट है। सो हम लोग फटाफट इन सबको कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पे ले आते हैं। तो यहाँ पे अभी हम लोग क्योंकि अजम्पशंस बना रहे हैं, तो हम लोग यहाँ पे अजम्पशन उसी पे लिखते हुए चलेंगे। ये अजम्पशंस टाइप के अंदर है, तो हम लोग यहाँ पे सिर्फ इनके जो नंबर्स है वो लेके, फिर इनकी जो कॉस्ट वगैरह है वो हम लोग नीचे जाके कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है, जैसे कि जो परसेंटेज है हम लोग सिर्फ परसेंटेज लिख देंगे, परसेंटेज अमाउंट नीचे कैलकुलेट करेंगे। सो $5,000 पर मंथ। और फिर ठीक है, इसका ऐसा सच और कुछ नहीं है, 50 and 25। ठीक है, चलो। सो फटाफट लिखना स्टार्ट करते। सो $5,000। ओके, सो इनिशियली मैं आगे ले जाता हूँ इसे। ठीक है, इसके बाद है हमारा कितना था, इसके बाद हमारा 50,000 था, राइट। सो 50,000 फॉर फर्स्ट ईयर, एंड देन 25,000। सो हम लोग एंड में चले जाते हैं, कंट्रोल शिफ्ट राइट है और लेफ्ट एरो, शॉर्टकट थोड़े से यूज कर लेते हैं ताकि काम जल्दी हो जाए। मिसलिनियस एक्सपेंसेस आई गेस $5,000 ही थे। सो 5,000
एंड 2000, 4000 ये बहुत ज़्यादा नंबर है, सो 5000, बल्कि इसी को हम लोग कॉपी कर लेते हैं, कंट्रोल बैक स्पेस, यहाँ पे आके से वापस स्पेस। सो $2000 फॉर first 6 months, then $4000 for next 6 months. So फिर 7.5, फिर 10, फिर 25, फिर 50। ओके, 7.5, फिर 10, फिर 25,000 एंड लास्टली 50,000। ओके, सो दीज आर द नंबर्स। और इसके बाद हमारा 5% का रेवेन्यू का जो डायरेक्ट 5% ऑफ द रेवेन्यू, उसको हम लोग 5% में लिख देते। और इन सब को हम लोग फॉर्मेट कर देते फॉर डॉलर्स में, क्योंकि ये सारी अमाउंट्स डॉलर्स में थी, सो हम इसे डॉलर्स में ले आते हैं। डेसिमल्स मुझे नहीं चाहिए, सादा बिल्कुल 0 डेसिमल्स पे रखते हैं हम लोग, और इनको आगे फॉर्मेट कर देते हैं। सो ये सब हमारे फॉर्मेट हो चुकी है। सो आई गेस हमारे सारे नंबर्स वगैरह तो डन है, इसमें एज सच हमारे पास और कोई एक्सपेंसेस नहीं है। इसी में हम लोग है ना एक काम करते हैं कि हम लोग अपना एडवर्टाइजिंग एक्सपेंसेस भी यहीं पे लिख लेते हैं, ताकि हमारे बाद में एटलीस्ट अंदाज़ा हो कि हमारा एडवर्टाइजिंग एक्सपेंस भी मौजूद है, क्योंकि फिर उससे हम लोग ऊपर से लेके आएंगे तो वो एक थोड़ा सा काइंड ऑफ अजीब सा लगेगा। तो ये सारे हमारे क्योंकि उसका पार्ट है एक्सपेंसेस का, तो एडवर्टाइजिंग एक्सपेंस भी हम लोग यहीं पे एक बार फिर कोड कर लेते हैं। ऊपर से ही हम लोग इसको लिंक कर देते हैं, ताकि ऊपर जो नंबर लिखे गए वो यहाँ पर भी आ जाए। सो हम लोग ऊपर चलते हैं, दिस इज द नंबर, और इसे हमें आगे ड्रैग कर लेना है। सो ये हमारे पास एडवर्टाइजिंग नंबर्स भी आ चुके हैं। ओके गाइज, सो हमारा जो पूरा अजम्पशन टैब है वो तो रेडी हो चुका है। अब हमें डेफिनेटली आगे बढ़ना चाहिए। अब हमें अपनी इनकम स्टेटमेंट के ऊपर चलते हैं और अपनी इनकम स्टेटमेंट फटाफट बनाना स्टार्ट करते हैं। मुझे यहाँ पे थोड़ा सा ब्लडी लग रहा है चीज़ें, तो मैं इसको इसका कलर थोड़ा सा डार्क कर लूँगा, क्योंकि मैंने शेड इसको काफ़ी लाइट दिया हुआ था। आई गेस दिस वन लुक्स मच बेटर एक्चुअली। काफ़ी अच्छा लग रहा है, मुझे बड़ा पसंद आ गया। तो हम लोग यहाँ पे भी कलर कर लेते हैं। सो नाउ लेट्स जस्ट गो the end, take this whole section, format, take, and let's paste it over here. So इनकम स्टेटमेंट अब बनाते हैं हम लोग। इसी में हमारी कैश फ्लो स्टेटमेंट भी बन जाएगी, तो दोनों अलग अलग चीज़ें नहीं है इस वक्त, ठीक है। सो इनकम स्टेटमेंट हम लोग रेवेन्यू से स्टार्ट करेंगे। रेवेन्यू पे एज सच हम लोगों ने कुछ भी डिडक्शंस वगैरह नहीं मौजूद होंगे। हमारा रेवेन्यू बड़ा सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड हमें ऊपर से मिल जाएगा, क्योंकि हमने ऊपर कैलकुलेशन कर ली थी रेवेन्यू की। सो दिस इज आवर रेवेन्यू। हम लोग इसे आगे ड्रैग कर लेते हैं। सो ये हमारा रेवेन्यू आ चुका है। इसके बाद हम लोग माइनस करने वाले हैं इसमें से हमारी सारी कॉस्ट। तो कॉस्ट हमारे पास दो है, ठीक है। इससे हम लोग क्या कहेंगे, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड तो नहीं कहेंगे, कॉस्ट ऑफ सर्विसेज लिख देते हैं, क्योंकि एक सर्विस बेस्ड कंपनी है, तो हम लोग इसे कॉस्ट ऑफ सर्विसेज कह देते हैं, ठीक है। और इसमें हम लोग इसे ना आगे ले जाते हैं थोड़ा सा, और इसके अंदर जो दोनों अमाउंट्स है उसको अलग अलग रखते हैं। सो होस्टिंग, ओके, और होस्टिंग हम लोग इटैलिक में ले जाते हैं, और इसके अलावा कस्टमर सपोर्ट सैलरी, सो इसे भी हम लोग इटैलिक में कर देते हैं और इसे आगे ले जाते हैं, ठीक है, ताकि हमें अंदाजा रहे दैट दीज टू आर द सब पार्ट ऑफ दिस कॉस्ट ऑफ सर्विसेज। सो हम लोग इसे भी लिंक कर देते हैं ऊपर से। सो हमारे पास होस्टिंग की अमाउंट गिवन थी, होस्टिंग हमारी इतनी है, और हमारी कस्टमर सपोर्ट की सैलरीज इतनी है इन डॉलर्स। सो इन दोनों को हम लोग आगे ले जाते हैं। ओके, सही है। सो टोटल कॉस्ट ऑफ सर्विसेज हमारे पास पहले आ जाएगी, या फिर हम लोग डायरेक्टली वो भी निकाल सकते हैं, क्या कहते हैं, डायरेक्ट हम लोग ग्रॉस प्रॉफिट भी निकाल सकते हैं। सो लेट्स जस्ट ब्रिंग ग्रॉस प्रॉफिट। सो ग्रॉस प्रॉफिट यहाँ पे आ चुका है हमारे पास, और हम लोग इसे कैलकुलेट कर लेते हैं। सो ग्रॉस प्रॉफिट विल बी आवर रेवेन्यू माइनस द सम ऑफ दीज टू। ओके, so let me check. Okay, it's equals to this minus the sum of these two. ओके, सो इनिशियली ऑब्वियसली ये हमें नेगेटिव में ही दिखेगा, क्योंकि हमारे पास कोई भी
रेवेन्यू नहीं है टू कवर दीज कॉस्ट, और इसी वजह से हम लोग इक्विटी इंजेक्शन करवाना चाह रहे हैं। फिर ग्रेजुअली हमारे पास काफ़ी ज़्यादा रेवेन्यू आने लगेगा और हमारी सारी कॉस्टिंग्स जो है वो कवर अप हो जाएगी। हम लोग इसे भी डेसिमल से हटा देते ताकि एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट चलता हुआ रहे, वरना किसी भी देखने वाले को शायद लगेगा कि ये कॉस्ट काफ़ी ज़्यादा है, क्योंकि दो डेसिमल्स उसको शायद ना देखे, वो एक स्टैंडर्ड को लेता हुआ चल रहा हो। सो ये कॉस्ट कवर करने के बाद भी हमारे पास अच्छा खासा ग्रॉस प्रॉफिट बचा है। हम लोग एक काम करते हैं, हम लोग यहाँ पर हमारा परसेंटेज ऑफ रेवेन्यू ग्रोथ भी निकाल लेते हैं, ताकि हमें पता चले कि हमारा जो रेवेन्यू है वो किस स्पीड से आगे बढ़ रहा है। ठीक है, और इसे हम लोग बॉल्ड से हटा के डायरेक्ट कर देते हैं। सो परसेंटेज चेंज के लिए करंट डिवाइडेड बाय लास्ट पीरियड -1। सो इसमें सच अपिक्यूटिव एरर आएगा बिकॉज जीरो है, तो हम लोग इफ एरर को इसमें अकोमोडेट कर देते हैं कि अगर इफ एरर है तो ये जीरो होना चाहिए। सो हमारे पास जीरो आ रहा है, और हम लोग यहाँ पे इसे आगे ड्रैग कर देते हैं और इसे हम लोग परसेंटेज में फॉर्मेट रखते हैं। सो हमारे पास परसेंटेज में इसका नंबर आ जाए। ओके, सो आप लोग देख सकते हो कि हमारे पास यहाँ पे दिख रहा है कि जो कंपनी का जो रेवेन्यू है वो ग्रेजुअली बढ़ता जा रहा है। ग्रेजुअली थोड़ा डिक्लाइन पे भी आपको दिख रहा होगा, बट ये है कि ग्रोथ मौजूद है। ऑन एवरेज अगर हम लोग ग्रोथ देखें कंपनी के रेवेन्यूज की, सो जैसे ही उन लोगों ने अर्निंग्स स्टार्ट की तो एन एवरेज 72% चल रहा है। आई गेस बीच में कोई बड़े नंबर्स भी मौजूद है काफ़ी ज़्यादा। बीच में बड़े नंबर्स मौजूद है जब हम लोगों के जो कस्टमर्स है वो ऑर्गेनिकली काफ़ी ज़्यादा बढ़ रहे थे, तो इस वजह से हमारा बड़े बड़े जंप्स बीच में आ रहे हैं। सो ऑन एवरेज 72% कंपनी की है ना ग्रोथ है, रेवेन्यू ग्रोथ। और अगर हम लोग नॉर्मली भी देखें तो 25 के आसपास तो ये चल ही रहा है, तो विच इज़ गुड। सो एक अच्छी साइन है हमारे पास। अब हम लोग ग्रॉस प्रॉफिट पे भी चेक कर सकते हैं कि हमारा ग्रॉस प्रॉफिट किस स्पीड से बढ़ रहा है, बट लेट्स जस्ट लीव इट फॉर नाउ, और हम लोग इसे यहाँ तक ही रहने देते हैं। आगे बढ़ते हैं। अब कॉस्ट ग्रॉस प्रॉफिट के बाद हमारे ऑपरेशनल एक्सपेंसेस आ जाएगी कि हम लोग ऑपरेशनल एक्सपेंसेस में कितने पैसे खर्च कर रहे हैं। ऑपरेशनल एक्सपेंसेस, ऑपरेशनल इसमें हमारे पास काफ़ी सारी चीज़ें थी, ये सब हमारे कॉस्ट ऑफ उसमें आ रहे हैं। बल्कि सबसे पहले सैलरी एक्सपेंसेस आ जाएगा, तो हम लोग सैलरी एक्सपेंसेस पहले लिख लेते हैं। सैलरी एक्सपेंसेस, ठीक है। सैलरी एक्सपेंसेस को हम लोग बॉल से हटा देते हैं, इसे थोड़ा आगे ले आते हैं, इंडेंट कर देते हैं बेसिकली। और यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग सबकी जो सैलरी थी वो हमें वापस कैलकुलेट करनी पड़ेगी कि सैलरीज लोगों की थी क्या, क्योंकि हमने सैलरीज कैलकुलेट की नहीं थी। तो ये हमारी सैलरी टीम है, ठीक है, और उनकी ये सैलरीज है, तो हम लोग इसे भी यहाँ पे ले आते हैं, या फिर हम लोग यहाँ से रहने देते हैं, हम लोग डायरेक्टली यहाँ पे इनकी सैलरीज कैलकुलेट करते हैं। अगर हम लोग देखें तो मार्केटिंग ऑफिसर की जो सैलरी है वो कितनी है, वो है 1,20,000, ठीक है, डिवाइडेड बाय द कन्वर्जन रेट, ऑब्वियसली, ठीक है। इन दोनों को हम लोग बोल्ड कर देते हैं ताकि सॉरी लॉक कर देते हैं ताकि ये आगे चल के नीचे ना ड्रैग हो जाए। और फिर हमें मल्टीप्लाई कर देना है सिंपली कि हमारे पास कितने मार्केटिंग के बंदे मौजूद हैं। ओके, अच्छा, अब हम लोग इसमें थोड़ी सी एडजस्टमेंट ये भी करते हैं कि यहाँ पे हम लोग चाह रहे हैं कि जब ये नीचे ड्रैग हो तो ये भी नीचे ड्रैग हो जाए, ताकि नंबर इनकी सैलरीज चेंज होती रहे। तो हम लोग यहाँ से डॉलर हटा देते हैं रॉ से, ठीक है। और इसको जब मल्टीप्लाई करते हैं इस नंबर से, ठीक है। एक सेकेंड। डिवाइडेड बाय दिस, इसे हम फिक्स कर देते हैं कम्प्लीटली, और मल्टीप्लाई बाय दिस नंबर, ठीक है, कि इतने ऑफिसर्स मौजूद है। तो हमारे यहाँ पे इनकी सैलरीज निकल के आ गई है कि ये इनकी सैलरी मौजूद है। इसे हम लोग फॉर्मेट कर देते हैं, और बस हमें नीचे ड्रैग एंड ड्रॉप करना है क्योंकि हमने फॉर्मूला को अच्छे से सेट कर दिया है। ये सबकी सैलरीज निकल के आ चुकी है कि हम लोग कितनी सैलरी एक्सपेंसेस पेयर कर रहे हैं। ओके गाइस, सैलरी एक्सपेंसेस आ चुके हैं। हम लोग एक बार जस्ट क्रॉस चेक कर लेते हैं। तो हमें 20 बंदे चाहिए, 7.5 लाख रुपए एक बंदे की सैलरी है। तो हम लोग यहाँ पे हल्की सी कैलकुलेशन कर लेते हैं, 7.5 लाख रुपए एक बंदे की है, और उसको हम लोग इतने पैसे दे रहे हैं, तो लगभग वो 2-2,500 डॉलर हम एक बंदे को दे रहे। 2,500 एक बंदे को, 20 बंदे हमारे पास मौजूद है, तो लगभग 5,300 हम एक बंदे को दे रहे। तो क्या नीचे 5,300 आ रहा था, नीचे 53,000 आ रहा था। आई थिंक दैट्स समथिंग रॉन्ग।
लेट मी चेक अगेन, बल्कि हाँ 2,500 एक बंदे को दे रहे हो तो 20 बंदे के 53 ही बने ना, 5,000 कहाँ से बन गए, क्या हो गया बस भाई। तो चलो सैलरी एक्सपेंसेस हम लोग यहाँ से हटा देते, एक काम करते, हम लोग नीचे सैलरी एक्सपेंसेस लिख लेते हैं और इसी को टोटल कर लेते हैं। सो सैलरी से हम इंडेंट कर देते हैं और यहाँ पे हम लोग सैलरी एक्सपेंसेस लिखना स्टार्ट करते हैं। तो सैलरी एक्सपेंसेस, ओके, और सैलरी एक्सपेंसेस में हम लोग सबका टोटल ले लेते हैं कि टोटल सैलरी एक्सपेंस कितना होने वाला है। ये हमारे पास टोटल सैलरी एक्सपेंस आ गई। टोटल सैलरी एक्सपेंस आ गया हमारे पास। अब हमें जो रिमेनिंग जो हमारे एक्सपेंसेस थे, 20 एक्सपेंसेस, इसे भी यहाँ पे ले आते हैं क्योंकि ये तो डायरेक्ट हमारे पास उसी में लिखे हुए थे डॉलर्स में, तो हमें एज सच कुछ करने की जरूरत नहीं है, हमें इन्हीं को डायरेक्ट कॉपी करना है, बल्कि डायरेक्ट रेफर करना है, नॉट कॉपी। कॉपी करोगे तो फिर बाद में फायदा नहीं है। सो हम लोग ऊपर से ही रेफर कर देते हैं इसे, के और इसे आगे ट्रैक कर देते हैं। ओके, सो ये हमारे आ चुके हैं एक्सपेंसेस, और इसके बाद हमारा जो लास्ट एक्सपेंस रह गया था उसे भी हम ले आते हैं, विच इज 5% ऑफ द रेवेन्यू। सो हम लोग यहाँ पे सिंपल कैलकुलेशन करेंगे, 5% ऑफ द रेवेन्यू विथ वट एवर द रेवेन्यू इज। तो इनिशियली कुछ भी नहीं होगा ये एक्सपेंस, बट आगे चल के ये काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंस होता रहेगा। ठीक है, $3 का भी हो रहा है हाँ, क्योंकि 57 का हमारा 57 का रेवेन्यू है। ओके, सो ये हमारे एक्सपेंसेस हो चुके हैं। ठीक है, ये सब हमारे एक्सपेंसेस में आ रहे हैं, ये सारे हमारे शॉर्ट्स थे टू ब्रिंग दिस थिंग्स। और अब हम लोग अपना टोटल ऑपरेटिंग एक्सपेंस निकाल लेते हैं। सो टोटल ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, सो दैट विल बी दीज थिंग्स। ठीक है, ये नंबर थोड़ा सा देखते हुए चलना। ओके सॉरी, सम ऑफ दीज। ठीक है, और इसे मैं यहाँ पे काम करता हूँ कि मैं थोड़ा सा यहाँ पे पहले से फॉर्मेट कर देता हूँ ताकि मुझे खुद कंफ्यूजन ना हो कि यहाँ पे हो क्या रहा है। और इसमें अलावा हमें यहाँ पर भी इसे फॉर्मेट कर देना चाहिए। सो दीज आर आवर नंबर्स, मेन नंबर्स एक्चुअली। सो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हमारे इतने आ रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस है। आई गेस वी विल बी इन अ ह्यूज लॉस। ठीक है, सो देखने से लग रहा है कंपनी को थोड़ी सी एडजस्टमेंट्स करनी पड़ेगी अपने नंबर्स में, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा हमें लॉस दिख रहा है यहाँ पे, एटलीस्ट मुझे तो काफ़ी ज़्यादा लॉस शो हो रहा है। सो दैट्स इट गाइस, हम लोग यहाँ पे अब नेट इनकम पे पहुंच सकते हैं क्योंकि हमारे पास कोई टैक्सेशन की इन्फॉर्मेशन नहीं है, इसके अलावा कोई भी इंटरेस्ट की इन्फॉर्मेशन नहीं है, कोई कंपनी डेब्ट वगैरह नहीं ले रही है। सो हमें कोई डेट वगैरह, सो हमारा जो एबिटा है वही हमारा एबिट होगा, वही हमारा नेट इनकम होगा। सो एवरीथिंग इज सेम इन हियर। सो हम लोग इसे एज अ नेट इनकम कंसिडर कर सकते हैं और इसके आगे लिख भी देते हैं इट्स एबिटा एज वेल। सो एंड इट्स ऑब्वियसली ईबीटी एज वेल। सो काफ़ी सारी चीज़ें बन चुकी है यही एक ही चीज़। सो इसमें हमें करना क्या है, हमारा जो ग्रॉस प्रॉफिट था, ठीक है, उसमें से माइनस कर देना है हमारे ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। तो हमारा जो 25,000 का पहले ही लॉस हो रहा था, उसके बाद हमें 1,30,000 के और लॉसेस पेयर करने पड़ रहे, सॉरी $1 के लॉसेस पेयर करने पड़ रहे। तो हमारे पास टोटल इतना लॉस आ रहा है। सो इसे हम लोग आगे ड्रैग कर लेते हैं। सो ये हमारा टोटल लॉस मौजूद है, काफ़ी ज़्यादा लॉस है कंपनी का, और इसमें कंपनी को काफ़ी ज़्यादा फंड्स इंजेक्ट वगैरह करने पड़ेंगे टू सपोर्ट दीज कॉस्ट स्पेशली। ठीक है, तो देखते हैं कंपनी का क्या प्लान है कॉस्ट इक्विटी इंजेक्शन से। सो पहले 3 साल लग रहा है कि कंपनी काफ़ी हद तक जो फोकस कर रही है वो कस्टमर रिटेंशन भी कर रही है। अच्छा, अब जब भी मैं ऐसे मॉडल्स बनाता हूँ ना, तो काफ़ी बच्चे जो ये देख रहे होते हैं, काफ़ी स्टूडेंट्स वगैरह, वो ये कहते हैं कि सर काफ़ी बुरा बिजनेस है, इनको तो ये बिजनेस करना ही नहीं चाहिए। बट देखो ऐसा नहीं है, काफी बार जो इनिशियल जो नए स्टार्टअप्स होते हैं उसमें 3 साल 5 साल तक कोई भी रेवेन्यू प्रॉफिट नहीं आ रहा होता। और है ना, क्या कहते हैं, इवन अगर प्रॉफिट नहीं भी आ रहा होता है ना, बट इनके पास जो यूजर्स का डेटा बेस है ना, उसकी काफी ज्यादा वर्थ होती है। जैसे कि फेसबुक के पास इस वक्त बिलियंस ऑफ लोगों का डेटा, मिलियंस और बिलियंस के आसपास ही लोगों का डेटा बेस मौजूद है।
सो इस वक्त उसकी जो वैल्यूएशन है फेसबुक की, वो आप अगर आप जाके चेक करो तो वो बिलियंस ऑफ डॉलर्स है। तो उनके पास जो डेटा है ना कस्टमर्स का, जो उनके पास एक एक्सेस है कस्टमर यूजर्स तक पहुंचने की, उनकी मोबाइल की एक्सेस, इन सब की भी बहुत वर्थ होती है। जस्ट ये कैश फ्लोज इनफ सिर्फ एक रिफ्लेक्शन नहीं दे रहे होते कि ये कैश नहीं कमा पा रही, बट इनके पास जो एसेट बन चुका है कस्टमर्स का डेटा बेस है, उसकी भी बहुत ज़्यादा वर्थ है। और अगर आप लोग देखते हैं कि कंपनी बहुत बुरी अजम्पशंस लेके चली है, अगर कंपनी यहाँ पर कुछ भी बेहतर अज्यूम करती है कि लेट्स से कि कंपनी ये सोचती है कि हम लोग $5 या $10 या हम सिर्फ यूएसए को टारगेट करेंगे, तो ऑब्वियसली ये लोग डेफिनेटली पॉजिटिव में आ जाएंगे प्रॉफिटेबिलिटी में। तो आई थिंक कंपनी इज डूइंग वेल। ठीक है, हम लोग ऐसा जिसके ऊपर कोई बहुत ज़्यादा ब्लेमिंग नहीं खेलेंगे, ब्लेम गेम नहीं स्टार्ट करेंगे। ठीक है, और ये इनका बन चुके हैं नंबर्स। अगर मैं आपको दिखा भी सकूं तो अगर मैं ऊपर जाता हूं, बल्कि नेट इनकम यहाँ पे देख सकते हैं आप लॉस में। तो अगर मैं ऊपर आता हूँ और मैं एक खाली असम्पशन चेंज करता हूँ कि कंपनी यहाँ पे 2 की बजाय $10 कमा रही है, ठीक है, तो आप देख सकोगे कि नीचे ये लोग डायरेक्टली 5 मिलियन के प्रॉफिट में आ गए। सो यू गाइस कैन सी के ये बहुत ही नंबर्स एक सेकंड्स में चेंज कर सकती है कंपनीज। और उन्हें बस है ना कुछ इनिशियल फंडिंग चाहिए होती है इसे सपोर्ट करने के लिए। वो अभी सिर्फ और सिर्फ कस्टमर रिटेंशन के ऊपर है, वो लोग रेवेन्यू पे ज़्यादा फोकस नहीं है। जैसे वो लोग रेवेन्यू फोकस्ड बन जाएंगे, वो लोग इजीली अपने प्रॉफिटेबिलिटी को पॉजिटिव साइड पे ला सकते हैं, कोई इशू नहीं होता उसमें इन्हें। ठीक है, तो चलो नीचे आते हैं। अब हम लोगों को खाली इनका फाइनल कैश का हिसाब किताब करना है कि इन्हें कैश की कितनी ज़्यादा इंजेक्शंस की ज़रूरत है। सो कंपनी का कहना ये था कि कोई कैपेक्स वगैरह इन्वेस्टमेंट्स वगैरह नहीं है। ठीक है, इनकी कैपिटल इंजेक्शन इनिशियल फेज में $2 मिलियन की होने वाली है, विच इज़ ऑब्वियसली अ ह्यूज नंबर। और उसके बाद $3 मिलियन की वो लोग और इंजेक्शंस करने वाले हैं एट द स्टार्ट ऑफ सेकेंड ईयर। ठीक है, तो देखते हैं कि क्या इनका सिनेरियो। वैसे इतने ज़्यादा लॉसेस है नहीं, तो आई गेस नंबर्स काफ़ी इनफ है इनके पास। तो कैश एट द बिगिनिंग, ठीक है, कैश एट द बिगनिंग, तो इनका सबसे पहले एक इंजेक्शन होने वाला है विच इज ऑफ $2 मिलियन, राइट। सो अराउंड या $2 मिलियन, राइट। सो $2 मिलियन का इंजेक्शन होने वाला है इनकी तरफ। सो 2 मिलियन का इंजेक्शन आ गया यहाँ पे। ठीक है, 2 मिलियन इनके पास आए। उसके बाद कैश एट इन द पीरियड, ठीक है, इस पीरियड के अंदर कितना कैश आया, तो कैश ऑब्वियसली बर्न हुआ है, तो हम लोग इसी नंबर्स को यहाँ पे टैली कर देंगे। और कैश एट द एंड ऑफ पीरियड एट द स्टार्ट ऑफ पीरियड, तो यहाँ पे 2 मिलियन उन्होंने इन्वेस्ट किए, उसमें से अगर हम लोग इसे माइनस कर दे, आई थिंक क्योंकि नंबर्स नेगेटिव में हैं, सो टेक्निकली हमें सम ही करना चाहिए था। सो सम कर लेते हैं। ठीक है, सम कर लिया हमने कि कितना कैश आया, तो नेगेटिव नंबर आया, तो हम लोग इसे हमारे पास 1.48 मिलियन अभी भी पड़े पैसे। पर इसके बाद कोई ऐसे यही हमारे पास कैश एट द स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, बल्कि हम लोग एक काम करते हैं, हम लोग यहाँ पे इन्वेस्टमेंट्स को भी ले लेते हैं। ठीक है, कैपिटल, वरना हमें ना आगे चल के जब 3 मिलियन का होगा ना, तो उससे हमें हार्ड कोड वो करना पड़ेगा, क्या कहते हैं, उससे हमें प्लस बीच में फॉर्मूला को तोड़ना पड़ेगा, तो वो बड़ा अच्छा नहीं लगेगा। सो 2 मिलियन का इंजेक्शन हुआ है, हम लोग इसे भी प्लस में लेके आते हैं। ठीक है, सो यहाँ पे हम लोग सोचते हैं कि हमारे पास जीरो बैलेंस था स्टार्ट में। ठीक है, और हम लोग ये कहते हैं कि 2 मिलियन की इंजेक्शन हुई, स्टार्ट में जीरो बैलेंस था, कुछ भी नहीं था, और हमें इतना लॉस हुआ है, तो हम लोग इन सब का सम लेते हैं। ठीक है, तो हमारे पास नेक्स्ट पीरियड की स्टार्ट में आना है, तो कैपिटल इंजेक्शन कुछ नहीं होने वाला, तो वो यहाँ पे जीरो आ जाएगा। ठीक है, तो वो आगे जीरो ही रहेगा। और उसके बाद उनका कहना था कि 3 मिलियन का कैपिटल इंजेक्शन होगा सेकेंड ईयर के स्टार्ट में, तो विच इज अराउंड दिस वन। ठीक है, और उसके बाद जीरो का कैपिटल इंजेक्शन है, कोई और इंजेक्शन नहीं आने वाले इसमें। सो वो जीरो ही रहेगा, तो इन्वेस्टमेंट्स कुछ नहीं होने वाली। अब हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि क्या हमारा हिसाब किताब है। सो अब इसी फॉर्मूला को अगर मैं आगे ड्रैग कर दूँ, तो आई थिंक ये चीज़ें बेहतर हो जाएगी। सो अब हम इस पूरे चीज़ को आगे ड्रैग कर लेते हैं। आई थिंक थिंग्स लुक्स गुड, यहाँ तक लेके आते। सो देखो,
यहाँ तक आके कंपनी लॉस पे पहुंच चुकी थी। ठीक है, उसके बाद 3 मिलियन का इंजेक्शन हुआ और उनके पास फिर से पैसे आ चुके। सो आगे बस अब फॉर्मूला को ड्रैग कर लेते हैं और ये हमारे पास कैश फ्लो कंपनी का बन के आ चुका है इसके 3 मिलियंस के इंजेक्शन्स के बाद। उनके पास फिर उनके पास लग रहा है कि थोड़े से मसले मसाइल यहाँ पे मुझे दिख रहे हैं। यहाँ पे मसले मसाइल कंपनी के पास कुछ मौजूद है। आई थिंक कि हमारे पास यहाँ पे कोई ना कोई चीज़ें शायद हमने कुछ अपने एंड से कुछ गलती नहीं की। हम लोगों को एक चेक कर लेना चाहिए, क्रॉस चेक खाली एक हो जाना चाहिए। सच हमारी तरफ से तो आई गेस हमने जो उनकी एक अजम्पशन छेड़ी थी कि हम लोग को वो जो 20 कस्टमर उन्होंने फॉरेन रखे थे, वो हम लोगों ने काफ़ी लेट ग्रेजुअली इंक्रीज किया था, तो वहाँ पे भी कुछ इफेक्ट आया होगा। तो उनका जो 20 कस्टमर्स का रेशो था वो हमने ख़राब कर दिया था। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग इसकी अजम्पशन को चेंज हम लोग को कुछ कर सकते हैं। आई गेस अगर हम लोग इन्हीं की अजम्पशंस को लेके चले, कहाँ पर था, उन्होंने कहा था कि हमारे पहले पीरियड से ही 20 कस्टमर्स का रेशियो आ जाएगा। सो 20 कस्टमर्स आ जाएंगे तो रेवेन्यू ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा। रेवेन्यू बढ़ जाएगा तो उनकी अमाउंट्स वगैरह काफ़ी बेहतर हो सकती है। बट एज सच मुझे कुछ खास फर्क नहीं दिखा। फिर भी हम लोग इसे चेक कर लेते हैं। अच्छा, मैं सबसे पहले कॉलम की साइज़ों को थोड़ा बढ़ा देता हूँ ताकि हमारे Alt H O W, सो 15, ताकि चीज़ें अच्छे से एडजस्ट हो सके। ओके, 3 मिलियन का यहाँ पे रेवेन्यू था और इंजेक्शन था। इसके बाद इनके पास इतने पैसे बचे। ठीक है, और इनका क्योंकि प्रॉफिटेबिलिटी नहीं आ पा रही, पर कंटिन्यूसली लोग लॉस में चल रहे, इस वजह से इनके नंबर्स इतने खराब चल रहे हैं। सो इसके बाद इनको डेफिनेटली काफ़ी सारे इंजेक्शंस की ज़रूरत है, मौजूद है। यहाँ पर आप लोगों को दिख ही रहा होगा इनके पास इंजेक्शंस की काफ़ी ज़्यादा नीड है। तो या तो इन्हें अपने सोर्स ऑफ अर्निंग्स को बढ़ाना पड़ेगा, या तो इनको अपने रेवेन्यू को बेहतर करना पड़ेगा। अगर हम ऊपर जाएं और हम लोग इनके जो रेवेन्यू नंबर से अगर हम उसको थोड़ा सा रियलिस्टिक करने की कोशिश करें, जैसे कि इन्होंने यहाँ पे लिया था जीरो, स्टार्ट में जीरो लिया था, तो अगर हम उसे एटलीस्ट जीरो पे ले जाए, 0.5 पे ले जाए, जो उनका नंबर था उसी पे ले आए। ठीक है, तो कुछ ना कुछ इनकी अर्निंग इनिशियली से होना स्टार्ट हो जाएगी, बट उससे ऐसा बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि वहाँ नंबर बहुत छोटा था। फिर 0.5 एंड उसके बाद यहाँ पे हम लोग 2.5 कर देते हैं। और फिर 2.5 के बाद जो थर्ड ईयर है वहाँ पे हम लोग इसे बेहतर और कर देते हैं, $5 पे ले जाते हैं। और उसके बाद हम लोग इसे इंडस्ट्री एवरेज यानी कि हम लोग इसे नॉर्मली $10 तक लेके चले जाते हैं। सो $10 तक लेके जाएंगे तो आप देख सकते हो कि नीचे सारी चीज़ें प्रॉफिटेबल में आ चुकी है। कंपनी जो है वो जुलाई से प्रॉफिटेबल साइड पे आ जाएगी आराम से। तो यहाँ पे जो बर्न्स वगैरह होते हैं वो सब ऑटोमेटिकली सेटल आउट हो जाएंगे चीज़ों के। बट कंपनी के ऊपर ये कंपनी इस मॉडल को किस तरीके से आगे लेके चलना चाह रही है, क्योंकि जब हम ये मॉडल बनाएंगे उनकी ये अजम्पशन थी, दे डोंट नो के उनकी ये अजम्पशन ये थी कि हम लोग ये 2 इंजेक्शंस करेंगे। बट जब हम उन्हें ये मॉडल दिखाएंगे तो हम लोगों को साफ दिख रहा था कि काफ़ी ज़्यादा इसमें नेगेटिव थे। उनको बहुत ज़्यादा कैपिटल इंजेक्शन, प्रॉबेबली 5 to 10 मिलियन की और इंजेक्शंस करनी पड़ेगी। सो अगर मैं पीछे जाके सारी असम्पशन जो अपने चेंज की थी उसको हटा दूं, ठीक है, तो आई गेस हम लोगों को जो पॉसिबल उनको रिकमेंडेशंस देनी होगी इस मॉडल के ऊपर वो यही होगी कि हमें फिर से कुछ इंजेक्शंस करनी पड़ेगी, डेफिनेटली अराउंड 10 मिलियन के। ठीक है, 10 मिलियन का हमें इंजेक्शन डेफिनेटली और करना ही पड़ेगा। और 10 मिलियन का अगर एक बार इंजेक्शन हो जाता है तो चीज़ें काफ़ी सेटल आउट हो जाएगी नेक्स्ट 1 ईयर तक। और उसके बाद उन्हें फिर प्रॉबेबली लगभग 10 मिलियन तक का और इंजेक्शंस की ज़रूरत पड़ेगी टू कैरी देयर ऑपरेशंस, क्योंकि नेगेटिव के साथ तो वो लोग अपने ऑपरेशंस को डन नहीं कर सकते। सो अगर वो लोग कस्टमर रिटेंशन की तरफ जा रहे हैं तो उन्हें काफ़ी ज़्यादा एक्विटी डाइल्यूट करनी पड़ेगी। उन्हें लगभग लगभग 10 मिलियन, 10 मिलियन और 3 मिलियन और 2 मिलियन, मतलब उन्हें काफ़ी ज़्यादा राउंड्स रेज करने पड़ेंगे। या फिर वो लोग ये कर सकते हैं कि वो लोग इनिशियल राउंड्स के अंदर ही, बट नॉर्मली ना कंपनीज इनिशियल राउंड्स के अंदर बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट रेस नहीं करती, क्योंकि उनके पास दिखाने के लिए कुछ नहीं होता, कुछ रेवेन्यू स्ट्रीम्स नहीं होती, कुछ कस्टमर्स का डेटाबेस नहीं होता। तो उसमें वो लोग वहाँ पे एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं कि यार हम लोग एटलीस्ट इनिशियली कम पैसे ड्रॉ करें। ठीक है, कम पैसे इंजेक्ट करें ताकि हमारी एक्विटी कम से कम डाइल्यूट हो। और जैसे जैसे वक्त के साथ हमारा क्या कहते हैं, कस्टमर्स का डेटाबेस, यूजर्स का डेटाबेस और कंपनी का इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा हो जाएगा, तो हम लोग है ना ज़्यादा नंबर के ऊपर, ज़्यादा अमाउंट के ऊपर कम एक्विटी इंजेक्शन कर पाएंगे, क्योंकि हमारी वैल्यू बन चुकी होगी कंपनी की, कंपनी का एक अच्छा फ्यूचर नज़र आ रहा होगा।
सो यहाँ पर भी यही सिनेरियो है, तो हम लोग पॉसिबली उनको ये सजेस्ट नहीं करेंगे कि आप इनिशियली हाई इन्वेस्टमेंट गेन करो। हम उनको यही कहेंगे कि इनिशियली ओके है कि 2 मिलियन आप रेज कर रहे हो और फिर 3 मिलियन रेज कर रहे हो, बट आगे चल के आपको 10 मिलियन और 10 मिलियन या फिर आपको बड़ी बड़ी अमाउंट्स रेज करनी पड़ेगी, या फिर आपको अपने कस्टमर रिटेंशन की स्ट्रेटेजी से हटके आपको अपनी रेवेन्यू बिल्डिंग की स्ट्रेटेजी की तरफ आना पड़ेगा। एटलीस्ट थोड़ा बेहतर तो होना पड़ेगा, क्योंकि आप 1.5 2.5 इसके साथ तो बिल्कुल भी आप आगे नहीं जा पाओगे। ये अभी तक हम लोगों ने जो मॉडल बनाया है उसके बेस में हमें नजर आ रहा है कि ये हो रहा है। इफ वी हैव नॉट डन एनीथिंग रॉन्ग, विच आई नो वी हैव नॉट डन एनीथिंग रॉन्ग, हम लोगों ने सब परफेक्टली किया है। एज सच हमारी तरफ से कोई भी मिस्टेक नहीं है, और एज सच एज सच कोई मसला नहीं है, सब परफेक्ट लग रहा है। सो आई थिंक वी आर डन। ठीक है, हम लोग यहाँ पर अपने मॉडल को अब प्रिपेयर कर चुके हैं, हम इसे सेंड आउट कर सकते हैं हमारे क्लाइंट्स वगैरह को। पूरा मॉडल तैयार है। ठीक है, सो हम लोग इसके कुछ चार्ट्स वगैरह भी डेफिनेटली बना सकते हैं, बट हमारे वेबिनार में अब टाइम काफ़ी ज़्यादा हो चुका है और लगभग 2 घंटे का सेशन हो चुका है, तो हमारे वेबिनार का टाइम लगभग एंड के ऊपर है। सो आई थिंक दिस विल बी इट। आई होप यू गाइस एंजॉयड इट। आप लोगों को समझ आया होगा कि किस तरीके से हम लोग मॉडल्स डिज़ाइन कर रहे होते हैं। डेफिनेटली आप इसमें बहुत कुछ कॉम्प्लेक्स कर सकते थे। आप जो रेवेन्यू सोर्सेस है आप उसको बहुत ज़्यादा ब्रेक डाउन कर सकते थे। आप ऑन एवरेज की जगह हर एक का एक अलग अलग एस्टिमेट लेके जा सकते थे। आप है ना, क्या कहते हैं, इसके अलावा मार्केटिंग एक्सपेंसेस को भी आप अलग अलग वे में लेके जा सकते थे। जो एडवर्टाइजिंग एक्सपेंस था वो पाकिस्तान के अंदर बहुत कम होता है एज कम्पेयर टू यूएसए, तो आप उसको भी अलग अलग ब्रेक डाउन कर सकते थे कि आप कहाँ पर कितने बजट दोगे एडवर्टाइजिंग का, और कहाँ से कितने क्लिक्स आएंगे। नॉर्मली पाकिस्तानी लोग जल्दी गेम डाउनलोड करते हैं एज कम्पेयर टू यूएसए या फिर वेस्टर्न साइड या फिर यूरोपियन साइड, सबका अलग अलग हिसाब किताब है। तो आप वो सारी चीज़ें अकोमोडेट कर सकते थे इसके अंदर। वो सब आप डेफिनेटली जब आप मीटिंग करोगे ना अपने क्लाइंट्स के साथ, तो उनको ज़्यादा बेहतर तरीके से आप ये रिफ्लेक्ट कर पाओगे कि क्या कंपनी के साथ हमें किस वे में मॉडल को डिज़ाइन करना चाहिए। और इसके अलावा जो आपके क्लाइंट्स होते हैं उनके ऊपर भी डिपेंड करता है कि वो लोग कितना कॉम्प्लेक्स मॉडल बनाना चाहते हैं। क्या वो लोग बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड जाना चाह रहे हैं, उनका मेन गोल क्या है। फिलहाल उनका जो गोल था वो बस अपना रिटेंशन दिखाना था। वो लोग प्रॉफिटेबिलिटी दिखाना ही नहीं चाह रहे थे, वो लोग बस ये दिखाना चाह रहे थे कि हमारे ऐप पे कितने ज़्यादा लोग मौजूद हैं। तो उनका जो मेन टारगेट था वो वही था। तो एज सच वो लोग प्रॉफिटेबिलिटी के ऊपर बिल्कुल नहीं चाह रहे थे, तभी उन्होंने ऐसे पेसिमिस्टिक टाइप के नंबर्स दिए हुए थे हमें। तो डेफिनेटली इतना ज़्यादा कॉम्प्लेक्स ब्रेक डाउन करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। ये नॉर्मली तब करने की ज़रूरत पड़ती है जब कंपनीज है ना, क्या कहते हैं, ज़्यादा रेवेन्यू दिखा के, ज़्यादा प्रॉफिट दिखा के, ज़्यादा इंजेक्शन, ज़्यादा वैल्यूएशन के ऊपर जाना चाह रही होती है। बट इनका इस वक्त जो वैल्यूएशन का जो मोटिव है वो क्या है, वो ये है कि हमारे पास कस्टमर का डेटाबेस है और उसके बेस पे हम लोग ना वैल्यू होने चाहिए कि हमारे पास बहुत कस्टमर्स मौजूद है। तो ये इनका इस वक्त मेन मोटो है जो हम लोगों को समझ में आ रहा है, और जो आप जब क्लाइंट के साथ डिस्कस करोगे ना तो उनकी बातों से आपको चीज़ें समझ में आ जाएगी। ओके, क्योंकि इतने पैसेमिस्टिक टाइप के नंबर्स उन्होंने लिए हैं। सबसे ज़्यादा इंप्रेशन में उन्होंने इतने कम नंबर्स लिए, पर सीपीसी का कोई नंबर ही मौजूद नहीं है। फिर ना इन स्टोर परचेज का कोई नंबर मौजूद है, ना सीपीआरस के कोई रेवेन्यू नंबर्स मौजूद है, और हर कंट्री का उसका अलग ब्रेक डाउन भी मौजूद नहीं है। सो बहुत कुछ इसमें इनबिल्ड हो सकता है, और इनका ये जो नेगेटिव नंबर है ये इजीली चुटकियों में पॉजिटिव पे जा सकता है, इजीली। ठीक है, सो इट्स अप टू द कंपनी, उन्होंने ये दिया है, सो आप इनको इस हिसाब से बना के दिखा दो। ये कभी नहीं सोचना कि ये लॉस दिखा रहा है, सो इट्स नॉट अ गुड मॉडल। आपने अपने एंड से बिल्कुल बेस्ट दिया हुआ है। उनकी अजम्पशंस बुरी है, ठीक है, और उनकी जो अप्रोच है वो उनके हिसाब से ओके है। सो नॉट देयर्स नथिंग रॉन्ग। ओके, सो आई होप यू गाइस लाइक इट। होपफुली हम लोग इंशाल्लाह ऐसे ही नए नए मॉडल्स बनाना सीखते रहेंगे वक्त के साथ साथ। और इंशाल्लाह नेक्स्ट वेबिनार में हम लोग सैस का एक मॉडल बनाना सीखेंगे कि सैस के मॉडल को आप किस तरीके से डिज़ाइन कर सकते हो। उसके बाद हम लोग इसका भी कॉम्प्लेक्स मॉडल बनाना सीखेंगे। अगर आपको इसका कॉम्प्लेक्स मॉडल बनाना सीखना है तो कमेंट में मुझे बता दो कि इसका कॉम्प्लेक्स मॉडल बनाना सीखा है, तो हम लोग इसे और ज़्यादा ब्रेक डाउन करके भी बनाना सीख लेंगे। ओके गाइज, सो थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। इंशाल्लाह हम लोग अब है ना नेक्स्ट वेबिनार में मिलेंगे। टिल देन, अल्लाह हाफिज़।